ये वो कंट्रीज हैं जो हाई गैप भी एक्सेप्ट करती हैं। अब कितना, हाउ मच? तो अप टू 15 इयर्स गैप फिनलैंड स्वीडन में एक्सेप्टेबल है। हाइप पे जो चल रहा है आजकल न्यूजीलैंड चल रहा है, तो उसमें क्या अपॉर्चुनिटी हमारे पास एज अ स्टूडेंट एज अ फैमिली हमारे पास अवेलेबल है? जब आप डिप्लोमा पे जाते हैं तो 3 फैसिलिटीज हैं। गैप का इशू नहीं है, आइल्स नहीं है तो भी एडमिशन हो जाएगा। एंड नंबर 3, अगर आपके 50 बिलो मार्क्स हैं या 2.5 की जगह 2.23 CGPA तो भी एडमिशन मिल जाएगा। लेकिन रिहाइश का भी तो खर्चा होगा, वो फिर एक आइडियल, वो भी आप उसको गाइड करते हैं कम से कम वहाँ पे रहने के 1 साल के स्पाउस के साथ इतना खर्चा तो है आपका। सबसे सस्ता अगर आप कहें और 2 ऑप्शन ऑन टॉप ऑफ दैट जो आइडियल ऑप्शन है स्टूडेंट्स के लिए, वो एक टर्की है। टर्की में अगर आपका पाकिस्तानी 10 लाख बजट भी है तो हो जाता है, और इसके अलावा इटली में भी, क्योंकि इटली में फीस नहीं है। PSW का वर्ड कहीं अक्सर बेशतर अल्फाज सुनने में आता है कि PSW, व्हाट एग्जैक्टली द मीनिंग, इसका मतलब क्या है, ये होती क्या चीज है, इसका भी थोड़ा सा बताएं। एआई में देखें, इटली में बड़े जबरदस्त ऑप्शंस हैं। मिलानो बेकोका में आपको मास्टर्स इन एआई मिल जाता है, यूनिवर्सिटी पादुआ में मिल जाता है, सियाना में मिल जाता है, ट्रेंटो में मिल जाता है। तो मुझे बताइए, इतने सारे मुल्क में हमें कौन एक्सेप्ट कर लेता है? कौन सा कंट्री आराम से हमें एक्सेप्ट कर लेता है, जब हम इजीली अप्लाई करें तो हमारा फंड भी ना जाया हो, पैसे भी जाया ना, एप्लीकेशन की जो इतनी फीसें वो जाया ना? वहाँ पे जी प्रॉब्लम्स हैं। वो तो मुस्लिम कंट्री नहीं है, तो चाहे मुस्लिम कंट्री हो, अरबिक कंट्री हो, इंग्लिश स्पीकिंग कंट्री हो, डच कंट्री हो, पूरी दुनिया जो है एज बीइंग मुस्लिम हमारा ये फेथ है कि वो अल्लाह की है, तो आप एजुकेशन या अर्निंग के लिए कहीं पे भी जा सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम मौसिफ भाई, कैसे हैं आप? जी वालेकुम अस्सलाम तहसीन भाई, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। थैंक यू सो मच फॉर आस्किंग। सबसे पहले तो थैंक यू सो मच फॉर योर काइंड इन्विटेशन। नहीं, बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी था आपको बुलाना, क्योंकि हमारी कौम जो है ना आजकल वो ज़्यादातर रुझान है। और एक मेरी पॉडकास्ट चली हुई है मलेशिया के ऊपर, उसके ऊपर बड़ा अच्छा फीडबैक देता हूँ। आज मैं व्यूअर्स को बता दूँ, आज जो है सिर्फ मलेशिया से बाहर निकल गया, मैंने देखा उसका बहुत अच्छा फीडबैक है। वो तकरीबन 2.5 साल से ज़्यादा रही है और लोग उसका आज भी मुझसे नंबर मांगते रहते हैं। लेकिन आज जो हम व्यूअर्स का मसला हल करने जा रहे हैं, किसी को कनाडा जाना है, यूरोपियन कंट्री, न्यूजीलैंड, कनाडा, अमेरिका, मतलब सारे कंट्रीज़ का आज इनके पास मैंने इनके साथ डिस्कशन किए, तो तकरीबन 100+ लोगों को इस वक्त ये भेज चुके हैं। और मज़े की बात है कि अभी भी लोगों को जो स्टूडेंट हैं, चाहे वो अपनी फैमिली के साथ माइग्रेट करना चाह रहा हूँ, तो आज मैंने कहा चलो डिस्कशन करते हैं। और लोगों के पास कुछ फाइनेंस के इश्यूज़ होते हैं, तो मैंने इनको बोला कि ऐसा भी सोल्यूशन निकालें कि जिनके पास कम पैसे हैं तो वो कैसे जा सकते हैं बाहर। सिर्फ इसलिए नहीं कि अपनी ग्रोथ के लिए भी जाना है, कि मुल्क को छोड़ के नहीं जाना, ताकि वो बाहर जाएंगे तो रेमिटेंस भी आएंगी। इस हमारा ऑब्जेक्टिव होता है। और आपको पता है हमारा ऑब्जेक्टिव ये होता है कि हम कोई ना कोई एक नया स्किल पे बात करते हैं। तो आज हमारा जो पहला स्किल है, आज स्किल है, वो हम पूरी दुनिया समझने, हम उसको आज स्टडी करेंगे, उसकी समराइज़ करेंगे। हमारे पास एक्सपर्ट मौजूद हैं, काफ़ी इनका एक्सपीरियंस भी है। मोहम्मद मौसिफ है, ठीक है, मोहम्मद मौसिफ अकरम पूरा इनका नाम है। तो ये आज हम इनसे पूछेंगे कि यार हम अगर जाना चाहते हैं किसी भी कंट्री में तो कैसे जा सकते हैं। पहला सवाल मैं इनसे पहले थोड़ा जर्नी ले लेते हैं। सर अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम तहसीन भाई, थोड़ा सा अपनी जर्नी बताएं, थोड़ा सा बताएं कि कैसे इस इंडस्ट्री में डिमांड देखी आपने, फिर आए, या मतलब आपको आइडिया हो कि यार इसमें पैसे अच्छे बनेंगे, या लोगों की हेल्प के लिए आए? फर्स्ट ऑफ ऑल इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। अच्छा, फ्रेंकली स्पीकिंग, जो मैं इस इंडस्ट्री में आया हूँ तो मैं बेसिकली डिमांड देख के नहीं आया। उसकी रीज़न ये कि अगर आप एक होवर्ड गार्डनर की बुक है 11 टाइप्स ऑफ इंटेलिजेंस, जिसमें वो नीश पे बात करता है कि किसी में म्यूजिकल इंटेलिजेंस है, किसी में एक एनेस्थेटिक इंटेलिजेंस है, कोई अगर फॉर एग्जाम्पल जो है एडमिनिस्ट्रेटर अच्छा है या ट्रेनर अच्छा है तो उसमें लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंस है। तो मुझे लगता है कि जो मैंने डेवलप किया कि लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंस थी। बस इस इंडस्ट्री में किस तरह मैं आया, उसका तरीकेकार ये था कि आई वाज इनटू टीचिंग एंड ट्रेनिंग, ठीक है। आई वाज इनटू सॉफ्ट स्किल्स ट्रेनिंग, आई वाज इनटू लाइक आइल्स पीटी ट्रेनिंग। तो जब मैं आइल्स पीटी की ट्रेनिंग्स कंडक्ट करता था, तो उसके बाद आपको पता है कि 3 पर्पस होते हैं आइल्स पीटी करने के कैंडिडेट के। नंबर 1 स्टडी वीज़ा, नंबर 2 वर्क परमिट, वर्क वीज़ा के लिए अप्लाई करना है, नंबर 3 इमिग्रेशन। तो उसके बाद जो कैंडिडेट्स थे, दे बेसिकली ट्रस्ट यू एंड दे सी यू बेसिकली एज अ, आप कह लें कि एज अ पर्सनैलिटी। बेसिकली दे लुक अप टू योर सजेशंस एज वेल। तो उसके बाद जब स्टूडेंट्स की काउंसलिंग की बात आती थी, आइदर समवन वांट्स टू गो फॉर मलेशिया, माल्टा, यूरोप, इंग्लिश स्पीकिंग कंट्री, तो वो आप पे ट्रस्ट करते हैं। तो जब मुझे लगा कि मार्केट में बहुत ज़्यादा आप समझ लें कि स्कैम्स भी हैं, मिसलीडिंग इन्फॉर्मेशन भी है, तो वाई डोंट वी एडवाइज आवर स्टूडेंट्स इन द राइट डायरेक्शन। तो दैट लेड मी टू दिस फील्ड, टू दिस डोमेन, स्टडी अब्रॉड डोमेन। और फिर वहाँ से मेरी जर्नी स्टार्ट हुई कि अगर एक कैंडिडेट मुझसे ट्रेनिंग ले रहा है तो उसको मैं ही सजेस्ट करूं, मैं ही एडवाइस करूं एज एन एजुकेशन काउंसलर, और उसकी जर्नी को हम फिर आगे लेके चलें। तो इस तरह मेरा इस इंडस्ट्री में आने का इत्तेफाक हुआ। नहीं, बहुत अच्छा है। ये तो सबसे मुश्किल काम होता है कि आदमी अपने आप को पहचाने। यस,
क्योंकि बहुत सारे लोगों को मैंने देखा है कि वो अपने आप को ही नहीं पहचान पाते, जिसमें मैं आपको बता दूं लोग इनकी जर्नी से बहुत से लोग अपनी फैमिली के बगैर नहीं रहते, लेकिन वो बाहर जाने के अप्लाई करते हैं, सारा पैसा लगाते हैं, फिर 1 महीने के बाद भाग के आ जाते हैं, बोलते यार वो हमसे नहीं रहा जाता यार, हम नहीं खुश हैं। लेकिन नुकसान अगर वो पहले जान लें कि यार उनका अपना सेल्फ क्या है। कुछ लोग पढ़ने में बहुत अच्छे होते हैं, उनका मतलब मैथमेटिकली बहुत अच्छे होते हैं, फाइनेंस की जॉब करने वाला मेडिकल वाली साइड पे नहीं जा सकता है, बट इट्स ऑल डिपेंड। तो ये बहुत अच्छा आपने बताया। सबसे पहला सवाल तो मैं कहता हूँ आजकल बहुत मेरे ख्याल से हाइप पे जो चल रहा है आजकल न्यूजीलैंड चल रहा है, तो उसमें क्या अपॉर्चुनिटी हमारे पास एज अ स्टूडेंट एज अ फैमिली हमारे पास अवेलेबल है इस वक्त? अच्छा तहसीन भाई, आपने बहुत जबरदस्त सवाल किया है। मैं इस सवाल के 2 जवाब होंगे। पहला, आपने कहा कि हर कोई अपनी, आप कह लें कि कोर फोटे को पहचान नहीं पाता कि मुझ में एग्जैक्टली स्किल्स क्या है। तो उसके लिए गूगल पे एक बुक है होवर्ड गार्डनर की 11 टाइप्स ऑफ इंटेलिजेंस। मैं रेकमेंड करूंगा आपके व्यूअर्स को, आपके तवज्जुह से, आपके इस चैनल के तवज्जुह से, क्योंकि आपका नाम ही है गेन विद तहसीन, तो इसका मतलब वो गेन करने वाली बात है कि वो बुक हर वो टीन एज, इंटरमीडिएट या मैट्रिक वाला स्टूडेंट्स, ओ लेवल वाला जरूर रीड करे, क्योंकि उससे उसको ये पता लग जाएगा कि अल्लाह पाक ने उसमें के खास खुसूसियत ज्यादा रखी है ताकि वो उसके अकॉर्डिंगली अपनी फील्ड चूज करे। लेट्स से एक बड़ी अच्छी सेइंग है कि अगर सचिन तेंदुलकर वुड हैव ट्राइड टू बी ए आर रहमान तो वो नहीं बन पाता। इफ ए आर रहमान म्यूजिशियन वुड हैव ट्राइड टू बी तेंदुलकर तो वो शायद क्रिकेटर ना बन पाता। तो इट्स लाइक दैट। अच्छा, नेक्स्ट जो आपने न्यूजीलैंड का सवाल किया, तो न्यूजीलैंड में देखें एक इंग्लिश स्पीकिंग कंट्री है, एक बहुत बड़ा कंट्री है लैंड वाइज, लेकिन पॉपुलेशन उसकी कम है, 5 से 6 मिलियन पॉपुलेशन है। न्यूजीलैंड में आइल्स पीटी के विदाउट आपका अप्लाई नहीं होता, तो दैट मींस लैंग्वेज टेस्ट मैंडेटरी एज इट इज अ बेसिकली इंग्लिश स्पीकिंग कंट्री। अच्छा, सेकंड, न्यूजीलैंड में जाने के लिए भी होना चाहिए आपके पास एज अ स्टूडेंट आइल्स? जी, एज ए स्टूडेंट आइल्स पीटी या टॉफल ये लैंग्वेज टेस्ट मैंडेटरी हैं। देखें यूरोप में कुछ कंट्रीज में वेव ऑफ हो जाता है, बट जो इंग्लिश स्पीकिंग कंट्री है वो इस पे कॉम्प्रोमाइज नहीं करती। अच्छा, एक सूरत है कि आप आइल्स पीटी के बगैर भी जा सकते हैं, जो आपके व्यूअर्स को पता चलेगी, वो है बेसिकली ग्रेजुएट सर्टिफिकेट प्रोग्राम। ये तहसीन भाई ये होता है कि लेट से आपने बैचलर किया और आपके उसमें मार्क्स कम आए, तो आप विदाउट आइल्स जाना चाह रहे हैं, तो उस सूरत में कुछ यूनिवर्सिटीज ये कर देती हैं, जैसे यूनिवर्सिटी ऑफ ऑकलैंड है, वो आपको ग्रेजुएट सर्टिफिकेट प्रोग्राम में एडमिशन दे देगी विच इज ऑफ 6 मंथ्स। आप विदाउट आइल्स उसमें एडमिशन ले सकते हैं, देन यू कैन अप्लाई योर वीजा और फिर आप 1 साल का मास्टर्स कर लें। तो इन अ नटशेल मास्टर्स 1.5 साल का ही हुआ, लेकिन विदाउट आइल्स इन दिस वे पॉसिबल है। बट अगर आप डायरेक्ट डिग्री प्रोग्राम में जाना चाह रहे हैं वो पॉसिबल नहीं है। सेकंड, जो आपने कहा न्यूजीलैंड का प्रोसेस, तो प्रोसेस में बता देता हूँ कि न्यूजीलैंड में देखें कुछ 10 से 12 यूनिवर्सिटीज हैं, बहुत बड़ा मुल्क नहीं है, बहुत ज्यादा पॉपुलेशन नहीं है। वो सारी जो यूनिवर्सिटीज हैं तहसीन भाई वो टॉप QS 500 रैंकिंग में आती हैं, कोई 250 नंबर पे, कोई 150 नंबर पे, मतलब टॉप वर्ल्ड यूनिवर्सिटीज। इसमें ये प्रोसेस होता है कि हम 2 से 3 यूनिवर्सिटीज में रेकमेंड करते हैं स्टूडेंट अप्लाई करे। 3 to 4 वीक्स एडमिशन टाइम है। लेट्स से अगर उसका एडमिशन इस मीनवाइल सिक्योर हो जाता है तो जो प्रायोरिटी पे उसकी ऑफर है वो एक्सेप्ट करे। लेट्स से हाइपोथेटिकली हमने विक्टोरिया में अप्लाई किया, मैसे में किया, लिंकन में, अगर उसका विक्टोरिया से स्कॉलरशिप आ गई और $15,000 की स्कॉलरशिप मिल गई तो वो उसको प्रोसीड करे। फिर उसके बाद सबसे ज्यादा जो हुक एंड अमेजिंग पॉइंट न्यूजीलैंड में ये, जो आपके व्यूअर्स को पता लगेगा, मतलब आपसे मिले 90% लोगों को इस चीज की अवेयरनेस नहीं है कि न्यूजीलैंड आपका वीजा पहले अप्लाई करने को कहता है, ट्यूशन फी बाद में लेता है। मतलब आपका एडमिशन आ गया, एप्लीकेशन फी कोई नहीं है, फिर आप वीजा अप्लाई करें वीजा फी है $850 न्यूजीलैंड, दैट मीन्स पाकिस्तानी 1.5 लाख। उसके बाद आपका वीजा जब हाथ में आ जाएगा, जिसको कहते हैं AIP, अप्रूवल इन प्रिंसिपल, दैट इज कॉल्ड कंडीशनल वीजा, तो फिर आपने ट्यूशन फी पे करनी है। जबकि अगर आप ऑन द अदर हैंड देखें तो 90% ये होता है कि कंट्रीज आपसे 1 साल की फीस लेती हैं, फिर आप वीजा अप्लाई करते हैं, चाहे वीजा आए या ना आए, रिफ्यूजल की बेस पर रिफंड होता है। तो ये न्यूजीलैंड में जबरदस्त ऑप्शन है। स्पाउस का हम रेकमेंड ये करते हैं कि पहले मेन एप्लीकेंट अप्लाई करे, जब उसका वीजा आ जाए, AIP ट्यूशन फी पे करे, फिर उसका अप्रूवल आ जाए, फिर उसके बाद स्पाउस अप्लाई कर सकता है। स्पाउस भी 2 सूरतों में अप्लाई करता है। एक ये जिसको हम टूरिस्ट वीजा कहते हैं कि स्पाउस वहां पे एज अ टूरिस्ट वीजा पे जाता है, और एक ये होता है कि अगर आपका प्रोग्राम ग्रीन लिस्ट में फॉल करता है तो फिर आपका स्पाउस वर्क वीजा पे जाता है। अब आप कहेंगे ये ग्रीन लिस्ट क्या है? ग्रीन लिस्ट का मतलब ये कि तहसीन भाई ये वो प्रोग्राम्स हैं न्यूजीलैंड में जिसकी वहां पे हाई डिमांड है, जैसे फॉर एग्जांपल मेडिकल प्रोग्राम्स हो गए, अकाउंटिंग एंड फाइनेंस हो गया, तो जेनेरिक प्रोग्राम्स नहीं जिसकी वहां पे उन एम्प्लॉयर्स को जरूरत है लोगों की। अगर आप उस प्रोग्राम में जाते हैं तो फिर आपका जो स्पाउस है वो भी आपके साथ वर्क वीजा पे जाएगा। जबरदस्त हो गया। और बिजनेसमैन के लिए तो रह गया कोई बिजनेस की कोई अपॉर्चुनिटी
और कोई ऐसा सिस्टम? अच्छा, बिजनेसमैन के लिए देखें ये है कि बिजनेसमैन पासपोर्ट कोई 2 मिल जाए, कोई ऐसा कोई ऑप्शन है? साइमल्टेनियसली दो पासपोर्ट की ख्वाहिश होती है ना आजकल। हाँ। वैसे 2 बीवी की भी होती है, लेकिन ज़्यादातर कुछ लोग 2 पासपोर्ट की, कोई ऐसा ऑप्शन है वहाँ पे न्यूजीलैंड में या यूरोपियन कंट्रीज में? देखिए, न्यूजीलैंड में अदर देन आप कह लें विजिट वीजा, स्टडी वीजा, बिजनेस वीजा भी है और वो हर कंट्री में ही है। बिजनेस वीजा में देखें सर्टेन कंडीशंस होती हैं कि आपका बिजनेस रजिस्टर्ड हो, इतने इयर्स आप कर चुके हों, फिर आप वहाँ जा रहे हैं तो वहाँ पे आप अपनी बिजनेस जो है फर्म रजिस्टर करवाएं, एक सर्टेन नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ हायर करें, आपका एक सर्टेन पोर्टफोलियो, अगर आप वो कंडीशंस या रिक्वायरमेंट्स को मीट करते हैं, इन दैट केस तो बीट न्यूजीलैंड इवन यूएसए कोई भी कंट्री वो आपको ज़ाहिर असिस्ट कर रही होती है। बट इन टर्म्स ऑफ इवन पीकेआरई कहें तो मिलियंस ऑफ रुपीज़ उसमें इन्वेस्ट हो जाते हैं। तो एक वो जो आप कह लें कि स्मॉल एंटरप्रेन्योर है हमारे पाकिस्तान का, तो वो तो इस ऑप्शन को अफोर्ड भी नहीं कर पाता, इसलिए अवेल भी नहीं कर पाएगा। ठीक है, तो दैट मींस वो एंटरप्रेन्योर जो आप समझ लें कि एक्सपीरियंस है, जो यहाँ पे फाइनेंशियली सेटल्ड है, जो 15, 20, 25 मिलियन तक इन्वेस्ट कर सकता है बाहर जाके, तो वो वहां जाके इस प्रोसेस को इनिशिएट कर सकता है। पासपोर्ट वगैरह मिल जाते हैं या किसी भी यूरोपियन कंट्री का भी ले लेते हैं? आजकल लोग बड़ी रिक्वायरमेंट है क्या, हम कहाँ का पासपोर्ट ले सकते हैं इजीली? एज अ बिजनेसमैन बात कर रहा हूँ, पॉसिबिलिटी है किसी कंट्री में, ऑप्शन मौजूद है? अच्छा, देखिए बहुत सारी ऐसी कंट्रीज हैं जहां पे आप अपना पासपोर्ट जो है जल्दी ले सकते हैं। ठीक है, थ्रू इन्वेस्टर प्रोग्राम या वहां पे आप प्रॉपर्टी ले लेते हैं। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं छोटी सी, जैसे टर्की है। टर्की में क्या है कि अगर आप वहां पे स्टडी वीजे पे जाते हैं और स्टडी वीजा पे जाने के बाद अगर वहां पे प्रॉपर्टी बाय कर लेते हैं तो उसके थ्रू भी आप जल्दी पीआर के लिए, सिटीजनशिप के लिए फिर एलिजिबल हो जाते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। डोमिनिका है, इस तरह की और बहुत सारी कंट्रीज हैं। बट वो सारे आप समझ लें कि इन्वेस्टर प्रोग्राम्स हैं कि जिसमें आपको एक सर्टेन कंट्री में उनकी जो भी डिफरेंट जो आप कह लें स्कीम्स हैं या प्रोग्राम्स हैं, उसमें एक सर्टेन अमाउंट इन्वेस्ट करनी है या प्रॉपर्टी बाय करनी है, कंपनी रजिस्टर्ड है, तो उसके थ्रू डेफिनेटली आपका प्रोसेस क्विक हो जाता है और आप फिर मतलब आफ्टर सम टाइम पीआर के नेशनल सिटीजन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। मैं थोड़ा कंफ्यूज भी कर दिया, हम कंट्री लेवल पे बात करते हैं। अगर हम पहले यूरोप की साइड पे करते हैं ताकि फिर हम नॉर्थ अमेरिका की साइड पे चलते हैं, सर हम कर रहे थे क्योंकि आज हमने पूरी दुनिया कवर करना है। For sure, अभी हम न्यूजीलैंड हमने ऑलमोस्ट कवर कर लिया। अगर हम करते हैं यूरोपियन कंट्रीज में, जैसे उसके अंदर बहुत सारे कंट्रीज है। यूके आई थिंक आउट हो गया, हमारे पास स्वीडन है, हमारे पास फिनलैंड है, हमारे पास फ्रांस, पेरिस, ये मतलब स्टेट के हिसाब से बात करें तो कहाँ स्टूडेंट के पास बेहतर ऑप्शन, सस्ता ऑप्शन अवेलेबल है जो वहाँ जाके स्टडी कर सकता हो? ठीक है, अच्छा आपके सवाल को दो तरह ले लेते हैं। पहले हम फिनलैंड को डिस्कस कर लेते हैं, फिर हम सस्ते ऑप्शन पे। अच्छा, जो फिनलैंड है ये आप समझ लें कि यूरोप का एक टॉप मोस्ट कंट्री है आफ्टर जर्मनी। ज़बरदस्त हेल्थ केयर सिस्टम है, ज़बरदस्त एजुकेशन सिस्टम है। प्रोसेस थोड़ा सा स्टूडेंट्स को बता देते हैं क्योंकि बहुत ज़्यादा मार्केट में ये प्रोडक्ट है। तो इसमें देखें 100 यूरो एप्लीकेशन फ़ी है तहसीन भाई। 100 यूरो में यू कैन नॉट अप्लाई इन वन यूनिवर्सिटी, यू कैन अप्लाई इन मेनी यूनिवर्सिटी। जी, वो 100 यूरो बेसिकली जैसे अगर आप अप्लाई करते हैं सितंबर इनटेक के लिए तो इसके 3 राउंड्स होते हैं, जॉइंट एप्लीकेशन राउंड, सेपरेट एप्लीकेशन राउंड, रोलिंग एप्लीकेशन राउंड। अच्छा, उसमें फिर आप तीनों राउंड्स में अगर आप अप्लाई करते हैं तो आप 100 यूरो ही पे करनी होगी। जैसे फॉर एग्जांपल ज्वाइंट राउंड 15 दिन के लिए ओपन होता है 7 जनवरी से 21 जनवरी तक। आप उसमें 6 यूनिवर्सिटीज में 6 प्रोग्राम में अप्लाई कर सकते हैं उसी 100 यूरो में। अगर 21 जनवरी के बाद यूनिवर्सिटी ऑफ वासा को एडमिशन ओपन करती है, आप वहां अप्लाई करते हैं तो उसके लिए आपको 100 यूरो अलग से नहीं देने। तो दैट मीन्स पूरे इनटेक की फीस है। पॉइंट नंबर 1 ये हो गया। उसके बाद मूविंग फॉरवर्ड जब आप सर्टेन यूनिवर्सिटीज में अप्लाई करते हैं, ऑफर आ जाती है, आपने वो बाइंडिंग करनी है, ऑफर एक्सेप्ट करनी है, तो उसकी एनुअल फीस आप कह लें, आपकी व्यूअर्स के लिए बता रहा हूं कि बैचलर मास्टर्स की फिनलैंड में 7 से 8 हज़ार यूरो है। अच्छा, अब कई लोग कहेंगे सर स्कॉलरशिप की क्या अपॉर्चुनिटीज हैं, वो भी मैं यहाँ क्लियर कर देता हूँ। फॉर एग्जांपल आपका कोई स्टूडेंट है या कोई आप समझ लें कोई आपका एम्प्लॉय है जो अप्लाई कर रहा है, ठीक है, तो उसमें प्रोसेस ये है कि अगर उसकी बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरी प्रोफाइल है, एक्स्ट्राऑर्डिनरी प्रोफाइल का मतलब ये कि गैप नहीं है, 3.89 CGPA, ज़ैबिस IBA इकरास है, गोल्ड मेडलिस्ट है, सेकंड थर्ड नंबर पे आया है, नंबर थर्ड IELTS 7.5 है, ठीक है। इन दैट केस देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि जब वो अप्लाई करे, जब हम अप्लाई करते हैं तो स्कॉलरशिप पे भी हम क्लिक कर देते हैं कि स्कॉलरशिप के भी साथ ही अप्लाई करें, तो 50% ऑफ भी मिलता है, 80% ऑफ भी मिलता है। एक कैंडिडेट का ये हुआ कि 80% ऑफ मिल गया, फीमेल थी, 2500 यूरो पूरे साल की फीस, मतलब पाकिस्तानी 6-7 लाख इज नथिंग फिनलैंड जैसी कंट्री में। अच्छा, जब आप वो आप फीस पे करते हैं, ऑफर एक्सेप्ट करते हैं, फिर आप वीजा प्रोसेस में चले जाते हैं। वीजा के लिए इसकी एम्बेसियां नहीं है,
इसकी एम्बेसी कतर में, तो पाकिस्तानी कैंडिडेट्स कतर में जाते हैं, अपना बायोमेट्रिक करते हैं, अगर स्पाउस और बच्चों के साथ अप्लाई कर रहे हैं वहीं उनका मेडिकल होता है, बायोमेट्रिक होता है, 2 दिन का स्टे जो हम अरेंज करवा के देते हैं, फिर उसके बाद उनका वीज़ा आ जाता है। वीज़े में क्या होता है, TRC कार्ड होता है, CNIC कार्ड की तरह ही कार्ड होता है जिसको कहते हैं टेम्पररी रेजिडेंस कार्ड, तो वो आपके पास आ जाता है, ठीक है, यहाँ आप उसको RPC भी कह सकते हैं, रेजिडेंस परमिट कार्ड, वही आपका वीजा है, ठीक है। फिनलैंड में अच्छी चीज ये है कि आपके व्यूअर्स को पता चलेगी आपके पॉडकास्ट के थ्रू कि फिनलैंड में तहसीन भाई स्टडी पीरियड काउंटेड है, पॉइंट्स है। मैंने फॉर एग्जांपल अगर आप वहाँ 2 साल पढ़ रहे हैं मास्टर्स के लिए तो वो PR में काउंट हो रहा है, और फिर अगर आप वहाँ PSW अवेल कर रहे हैं 2 साल का 4 साल हो गया, आप एलिजिबल हो जाते हैं नेशनैलिटी के लिए। तो ये बाकी कंट्रीज में बहुत जगह नहीं है, बहुत सारी जगह ये कि आप 5 साल काम करें, प्रॉपर टैक्स पे करें, अच्छा रिकॉर्ड मेंटेन करें, फिर यू आर एलिजिबल फॉर PR। अच्छा, ये सारा प्रोसेस PR का है। बजट वाइज अगर मैं गाइड करूं आपके व्यूअर्स को, क्योंकि सबके ज़हन में ये होगा सर कॉस्ट, अगर मेरे पास 15 लाख है मैं एलिजिबल, तो देखिए अगर फिनलैंड में 1500 2000 ऑटोमेटिक स्कॉलरशिप के से अप्लाई करते हैं, 7-8 हजार यूरो, तो आपका जो बजट है एनुअल वो 3 मिलियन तक लग जाता है। और अगर स्पाउस हैं, जैसे आप कहेंगे कि भाई उनके लिए बताएं कि जैसे स्पाउस है तो फिर 35 लाख तक खर्चा आ जाता है, 1 से 2 बच्चे हैं तो समझ लें 35 से 40 लाख तक। ये सब स्टूडेंट वीजे हैं, स्टूडेंट वीजे पे, मतलब स्टूडेंट वीजे पे आप फैमिली के साथ भी जा सकते हैं। जी अच्छा, इसमें तहसीन भाई जैसे स्टूडेंट वीजे में यूरोप में कौन सी कंट्रीज हैं जो फैमिली के साथ अलाउ कर रही हैं, जैसे नंबर 1 फिनलैंड है, नंबर 2 स्वीडन है, फिनलैंड के साथ ही है, फिर नंबर 3 आप कह लें नेदरलैंड है, डेनमार्क है। ये 4 वो शॉर्ट कंट्रीज हैं जो स्टडी वीजे पे स्पाउस को अलाउ करते हैं। एक टर्म यूज होती है हमारी कंसल्टेंसी में कि स्पाउस फ्रेंडली कंट्रीज, मतलब दे आर वेलकमिंग यू विद स्पाउस एंड इवन विद चिल्ड्रन। बस उसकी छोटी मोटी कोई ट्यूनिंग फीस पे करनी पड़ेगी, इतना ज़्यादा खर्चा नहीं है। लेकिन वहाँ रिहाइश का भी तो खर्चा है अगर आप जा भी रहे हैं। हाँ, इसको मैं ऐड कर देता हूँ। फॉर एग्जांपल जैसे फिनलैंड में स्पाउस के साथ एक बंदा जाता है तो सारे एक्सपेंसेस एज इट इज रहेंगे तहसीन भाई, सिर्फ एक चीज ऐड हो जाएगी जिसको आप कहते हैं कि वीजा फी। लेट से अगर 600 यूरो मेन एप्लीकेंट की है तो 750 यूरो जो स्पाउस की वीजा फी है, नंबर 1। नंबर 2 जो वो कतर में जा रहे हैं बायोमेट्रिक के लिए वो एड ऑन हो जाएगा। तो दैट मीन्स थोड़ा सा एक्सपेंस एड ऑन होगा लेकिन बहुत ज्यादा कॉस्ट में फर्क नहीं आएगा, क्योंकि देखें कहीं पे भी आपका जो व्यूअर अप्लाई करेगा तो उसके जो मेजर एक्सपेंस है स्टडी अब्रॉड में वो ट्यूशन फी है, वो तो मेन एप्लीकेंट नहीं देनी है, वो तो बच गई ना, वो बच गई, क्योंकि वो तो सिर्फ मेन एप्लीकेंट दे रहा है। लेट्स से अगर वो जो है वाइफ मेन एप्लीकेंट है, हाँ तो यूनिवर्सिटी तो जाने नहीं है ना, बिल्कुल, हाँ तो वो पैसा, लेकिन रिहाइश का भी तो खर्चा होगा, वो फिर एक आइडियल, वो भी आप उसको गाइड करते कि कम से कम वहाँ पे रहने के 1 साल के स्पाउस के साथ इतना खर्चा तो है आपका। अच्छा देखिए, इसमें ये कि अगर एक सिंगल पर्सन जाता है एज अ मेन एप्लीकेंट तो उसका जो बाहर यूरोप में जो छोटे मुल्क हैं 500-600 यूरो बहुत अच्छी लिविंग स्टैंडर्ड के साथ, फिनलैंड स्वीडन या आप समझ लें 700-800 यूरो इसका आ जाता है, जिसमें 3 चीजें शामिल होती हैं। नंबर 1 आपकी अकोमोडेशन मेन एक्सपेंस, नंबर 2 आपका फूड, नंबर 3 यूटिलिटी फोन और ट्रैवलिंग वगैरह। अच्छा, इसमें अगर स्पाउस हो तो आप उसको डबल कर लें, जाहिर है फिर आपकी जो कॉस्ट है वो 1200-1500 यूरो आ जाती है। नंबर 2 ये भी आपकी बात सही है कि अगर एक बंदा शेयरिंग में रह रहा है तो स्पाउस के साथ उसको एक सेपरेट रूम लेना पड़ता है, तो अकोमोडेशन कॉस्ट इंक्रीज हो जाती है, ठीक है। तो दैट इज अ राइट पॉइंट कि अगर आप स्पाउस के साथ जा रहे हैं तो आपके पास जो कैश इन हैंड है, हैंड कैरी कैश है, वो ज्यादा होना चाहिए, एटलीस्ट आइडियली साल का नहीं। देखिए हम रेकमेंड करते हैं आप 3 माह का एक्सपेंस अपने साथ लेके जाएं, ताकि अगर आपकी फर्स्ट मंथ जॉब नहीं होती, पार्ट टाइम जॉब्स, तो भी आप 3 मंथ्स के लिए अपने आप को अपना खर्चा अफोर्ड कर सकें और सर्वाइवल कर सकें अपना। सही। कोई केस स्टडी है आपके पास यूरोप की, अगर कोई बताना चाहें कि ये रिसेंटली हमारे पास केस स्टडी है? वैसे लोगों का आइडिया होता है कि हाँ यार ये अपॉर्चुनिटी है या ये सक्सेसफुल होगा तो उसको फॉलो करना आसान हो जाता है। अच्छा देखिए, इसमें मैं आपको एक केस स्टडी ये बता देता हूँ। जैसे बहुत सारे लोग अनअवेयर हैं कि मैट्रिक के बाद भी ऑप्शंस होता है, ठीक है। फॉर एग्जांपल रिसेंटली कैंडिडेट आए जो यहाँ पे फर्स्ट ईयर किया, ड्यू टू सम प्रॉब्लम्स वो इतना अच्छा नहीं कर सके एंड ही वाज डिस्टर्ब एंड फाइनेंशियली वाज वेल ऑफ, तो ही वांट्स टू मूव टू अब्रॉड फॉर इंटरनेशनल स्टडीज आफ्टर मैट्रिकुलेशन, आफ्टर 10th ग्रेड। अच्छा, बहुत सारे लोग तो ये समझते हैं कि मैट्रिक के बाद ऑप्शन ही नहीं है, बट ऐसा नहीं है। मैट्रिक के बाद भी सर्टन कंट्रीज में ऑप्शन है। जैसे रिसेंटली उस बच्चे को हमने मलेशिया प्लेस किया, LSBF में, लंदन स्कूल ऑफ बिजनेस फाइनेंस में, फॉर फाउंडेशन, जो 1 साल का फाउंडेशन है। उसके बाद ही विल बी एलिजिबल टू अप्लाई इन आइदर कनाडा, जर्मनी, इंग्लिश स्पीकिंग कंट्रीज, यूरोप। ये एक बड़ी अच्छी केस स्टडी है। दैट मीन्स इस जो है आप कह लें कि हमारी नशिश के थ्रू उन लोगों को भी ऑप्शंस मिले जिन्होंने O levels किया है या 10th ग्रेड पास है।
तो 10th ग्रेड पे आपके पास मलेशिया ओपन हो जाता है, दुबई ओपन हो जाता है, ठीक है। इसके अलावा आप कह लें कि यूके में भी फाउंडेशन पॉसिबल है, बट वो एक्सपेंसिव होता है, लाइक 12 से 15,000 पाउंड फीस होती है। सेकंड, अब आ जाते हैं जो आप यूरोप की कह रहे हैं केस स्टडी। तो यूरोप में देखें केस स्टडी बड़ी मजेदार ये कि एक वो एप्लीकेंट का भी हमने फिनलैंड में अप्लाई किया है जिनकी जो डेट ऑफ बर्थ है वो 1979 की है। दैट मीन्स 21, 26 ऑलमोस्ट अगर आप देखें तो 47 एज, इस एज में लोग गिव अप कर देते हैं स्टडी वीजा पे, क्योंकि ये वो एज है जिसमें आप यू आर डन विद योर करियर, आप जो करना चाह रहे होते हैं कर चुके होते हैं, और एक आप कह लें कि मिड करियर नहीं, इवन हाई लेवल आप करियर पे मैनेजरियल लेवल पे होते हैं। तो वो भी एप्लीकेंट अगर स्टडी के लिए जाना चाहे इवन आफ्टर 40+, 45+, तो वो इन कंट्रीज में अप्लाई कर सकता है, सच एज फिनलैंड, स्वीडन। अब आप कहेंगे क्यों? क्योंकि तहसीन भाई ये वो कंट्रीज हैं जो हाई गैप भी एक्सेप्ट करती हैं। अब कितना, हाउ मच? तो अप टू 15 years गैप फिनलैंड, स्वीडन में एक्सेप्टेबल है। तो जिन लोगों का स्टडी में गैप है वो परेशान ना हो कि ऑप्शंस खत्म हो गए, इवन एट द एज ऑफ 40-45 दे कैन अप्लाई। इसमें भी 2 ऑप्शंस हैं। मोटिवेट कर रहे हैं आप 40 से ऊपर, मुझे भी मोटिवेट करने में लगे हैं कि यार दोबारा ट्राई कर सकता हूं। मैं तो माइंडसेट बना के चलता अपना, मैं तो सिर्फ अपने व्यूअर्स के लिए बना रहा था। मैंने कहा बच्चे बेचारे कोशिश करते थे, आपका भी बन रहा है। अब आपने कहा यार आपको भी हम सेल्स पेज मार देते हैं, 40 वालों को भी लेके जा सकते हैं। नहीं सर, आपको सेल पेज नहीं मार सकते, यू आर अ सीजन कैंपेनर एंड एक्सपीरियंस प्रोफेशनल। तो ये कि आप तो 40 वालों को मोटिवेट कर रहे हैं, मोटिवेट कर रहा हूं, तो उन अंदर करके थोड़ा फिट हो रहे हैं। बिल्कुल। उसमें तहसीन भाई 2 ऑप्शंस हैं, बड़ा आपने अच्छा ऐड किया, एक ह्यूमर ऐड कर दिया पॉडकास्ट में, बड़ी सीरियस बातें चल रही थी। नहीं आप मुझे मैं सोचा था चलो यार अभी लोगों को पता चल जाएगा अभी क्या है, लेकिन आपने कहा आप भाई आप भी थोड़ा मोटिवेट हो जाए, 40 वाले भी जा सकते हैं, ऑप्शन है हमारे पास। लेकिन हम तो 40 के पास आ गए, आपने कहा अब तो हमारे लिए दरवाजे बंद हो गए भाई। नहीं, यही तो पॉडकास्ट का मैसेज है। देखें, एक बड़ी अच्छी लाइन है, एक कोट है कि टेल द अनटोल्ड, वो बताओ जो नहीं पता, ठीक है। ये कहते हैं ना टेल मी समथिंग न्यू। तो ये पॉडकास्ट का समझ लें ऑब्जेक्टिव ये कि वो ऑप्शंस जो थोड़े से हिडन है या लोग श्योर शॉट नहीं है, सुन के यकीन नहीं करते, ऐसा भी हो सकता है, तो दैट इज ट्रू। अगर आप वो कहेंगे तो हम रिटर्न एविडेंस भी उसमें, मतलब आप समझ लें प्रूफ के तौर पे भी दे सकते हैं थ्रू द साइट्स ऑफ एम्बेसी या एडमिशन साइट्स। अब इसमें 2 ऑप्शन है। लेट्स से अगर 40+ वाला कहता है कि आई एम डन विद इंग्लिश टेस्ट, मैं आइल्स नहीं दे सकता, आई एम अ बिजनेसमैन, मैं बहुत बिजी रहता हूँ, मैं टाइम नहीं दे सकता, तो विदाउट आइल्स भी ऑप्शन है। सही। विदाउट आइल्स कैसे ऑप्शन है कि फिनलैंड में तहसीन भाई हमारे पास डिप्लोमा प्रोग्राम्स होते हैं जिसमें बिजनेस एंड लीडरशिप है, जिसमें IoT है, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, ठीक है। इन 2 डिप्लोमा प्रोग्राम से मैंने आइल्स भी रिक्वायर्ड नहीं है। 40+ फिर मोटिवेट कर, ये भी 40+ वालों के लिए, 40+ वालों के लिए। मैंने को 7-8 दफा अप्लाई किया है आइल्स के पढ़ने के लिए, आपको भी बुलाया था एक दफा, तो हमने तो हम जवानी का 2020 में हम कनेक्ट हुए थ्रू आइल्स, और मैंने कोशिश छोड़ दी, नहीं कर सकता। हाँ जी। मैंने बोला यार ये नहीं होंगे, ये नहीं कर सकता मैं। बिल्कुल। अच्छा, आपके व्यूअर्स को मजीद गाइड ये कर देते हैं कि देखें जो फिनलैंड में 2 तरह की वीजा कैटेगरी है, एक है टाइप ए, एक है टाइप बी। जब आप डिप्लोमा पे जाते हैं तो 3 फैसिलिटीज हैं, गैप का इशू नहीं है, आइल्स नहीं है तो भी एडमिशन हो जाएगा, एंड नंबर 3 अगर आपके 50 बिलो मार्क्स हैं या 2.5 की जगह 2.23 CGPA तो भी एडमिशन मिल जाएगा, ठीक है। रेलेवेंट होना भी जरूरी नहीं, हो सकता है आपने डिग्री की हो आर्ट्स में पर आप बिजनेस एंड लीडरशिप में जा रहे हैं, रेलेवेंस भी मैटर नहीं करती, वो इंटरव्यू लेते हैं, आप वो क्लियर करते हैं, यूनिवर्सिटी आपको एडमिशन दे देती है, और एडमिशन मिलने का मतलब यूरोप में योर ऑलमोस्ट 70% वर्क इज डन, फिर आपने वीजा अप्लाई करना है। अच्छा, अब इसमें यह कि डिप्लोमा में जो वीजा कैटेगरी है वो टाइप बी है। टाइप बी का क्या मतलब है? 2-3 मतलब है। टाइप बी का मतलब ये कि सारी फैसिलिटीज आपको अलाउ हैं, आप वहां पे काम भी कर सकते हो, सिर्फ वो जो स्टडी पीरियड होगा तहसीन भाई 1 साल का, वो काउंट नहीं होगा। मिसाल के तौर पे आप गए बैचलर में तो वो जो 3 साल का बैचलर है वो काउंट होगा, मास्टर्स में गए 2 साल का मास्टर्स PR में काउंट होगा, तो वो जो 1 साल का डिप्लोमा है वो ड्यूरेशन काउंट नहीं होता, लेकिन द रेस्ट ऑफ द बेनिफिट्स विल रिमेन द सेम। ये उनके लिए जो आइल्स नहीं देना चाह रहे और यूरोप में जाना चाह रहे, डिप्लोमा की बेस पे जा सकते, डिप्लोमा की बेस पे पैसे भी बढ़ जाते होंगे। फिर इसमें आपका पॉइंट 110% वैलिड है, ठीक है, कि जहाँ ये लेवरेज दे रहे हैं तो फिर वो पैसे से कवर करेंगे, तो मुझे आइडिया है, दुनिया ऐसे ही चल रही है, दुनिया ऐसे ही चल रही है। अच्छा, इसमें देखें उसकी ना एक डिमांड एंड सप्लाई का रूल है बड़ा मजेदार, कि अगर फॉर एग्जाम्पल हम एक बड़ा अच्छा ऑप्शन दे रहे हैं तो उस पर जाहिर है ज्यादा लोग आएंगे, वो ज्यादा लोगों को रोकने के लिए फीस बढ़ा देते हैं, तो वहां पे फिर हमें अपनी फाइनेंशियल वेल्थ से अपने आप को सपोर्ट करना होता है वो ऑप्शन क्रैक करने के लिए। जैसे मैं आपने बड़ा अच्छा वैलिड पॉइंट ऐड किया और मैंने वो कहा भी नहीं, आपने खुद वो चीज कैच कर ली कि अगर 7-8 हजार साल की फीस है फिनलैंड में,
तो डिप्लोमा की फीस ज्यादा है। डिप्लोमा की फीस है 9,000 से 12,000, किसी की 9,000 है, किसी की 12,000 है। इसका मतलब वो फिर फाइनेंशियली थोड़ा सा आपको बर्डन लगता है, लेकिन एक गेटवे बन जाता है आपके लिए। अगर देखें ना, आपको बिलो मार्क्स का इशू नहीं है, गैप का तो हर डिग्री में भी नहीं है, और आइल्स का इशू नहीं है, सबसे बड़ी बात ये। तो अगेन ये ऑप्शन ज्यादा सुटेबल उनके लिए जो 40+ हैं, लेकिन अगर वो ये समझते हैं उनके पास सेविंग्स हैं, उनके पास फाइनेंशियल कैपेसिटी है, इस ऑप्शन को कैच कर सकते हैं, तो व्हाई नॉट। तकरीबन कितने वही $12,000, €12,000? देखिए यूरो तहसीन भाई इस वक्त है 330 ऑलमोस्ट, ठीक है, और अप एंड डाउन होता रहता है, 323, 326, अभी 330 हम राउंड फिगर कर लेते हैं। तो आप यूं समझ लें कि अगर आप 330 को 10,000 यूरो से करें तो ऑलमोस्ट बन जाते हैं 33,30,000, ठीक है। इसमें फिर हम 6,60,000 ऐड करें तो ऑलमोस्ट अराउंड अबाउट इट्स अमाउंट ऑफ 4 million, 40 lakhs। लेकिन वहाँ काम नहीं कर सकते आप? नहीं, काम कर सकते हैं, ऑनलाइन कर सकते हैं, फिजिकली भी कर सकते हैं। फिजिकली भी कर सकते हैं। मैं ये कह रहा हूँ ना कि डिप्लोमा पे आपका जो फॉर एग्जांपल अगर आपका स्पाउस वहाँ है वो जॉब कर सकता है, आप वीकली 30 आवर्स जॉब कर सकते हो। आपके अगर बच्चे वहाँ हैं उनकी एजुकेशन फ्री है, डे केयर फ्री है, मेडिकल फ्री है, ऑल द बेनिफिट्स विल रिमेन द सेम। जस्ट एक पॉइंट है कि एक आपका जो वीजा कैटेगरी है वो टाइप बी होगी, टाइप ए नहीं, क्योंकि डिग्री पे जाते हैं दैट इज टाइप ए। दूसरा पॉइंट तहसीन भाई ये है कि जब आप डिप्लोमा 1 साल का कर रहे हैं तो वो पीआर में काउंट नहीं हो रहा। अच्छा, वो डिप्लोमा लीडिंग टू डिग्री है। फॉर एग्जांपल अगर कोई इंटर करके जा रहा है तो वो लीडिंग टू सेकंड सेमेस्टर है। इसका मतलब अगर जो बैचलर में 3 साल का बैचलर है तो फिर उसको 3 साल का नहीं करना, उसको 2.5 साल का करना है। और अगर वो बैचलर किया हुआ है पर सीजीपीए कम है, डिप्लोमा में जा रहे हैं या 40+ है, अफ्रीका वगैरह इधर उधर सब कंट्रीज क्रैक कर ली, अब यूरोप जाना चाह रहे हैं, तो उस सूरत में जो डिप्लोमा है वो आपका 1 साल का करने के बाद आपका मास्टर्स 2 साल का नहीं होगा, फिर आपका मास्टर्स 1 साल का हो जाएगा। तो ये प्लस पॉइंट भी है कि इसका आपको डबल नहीं पढ़ना पड़ रहा, फीस ज्यादा नहीं देनी पड़ रही। तो 40 वालों के लिए तो एक आपने ऑप्शन दे दिया, जबरदस्त ऑप्शन दे दिया, मतलब वो मोटिवेट रहे और डिप्लोमा करने जा सकते हैं। जरूर जरूर। उसके 2 बेनिफिट हो गए, एक तो उनका माइंडसेट थोड़ा सा अपडेट हो जाएगा, यहाँ से वो सोचना शुरू करेंगे कि हम यूरोपियन कंट्री जा रहे हैं, कबर की तरफ नहीं जा रहे, क्योंकि उन्होंने माइंडसेट लगा था यार अब तो हो गया जो जिंदगी में करना था, तो डाउन की साइड पे वो अप साइड पे चले जाएंगे। खर्चा ज्यादा, अगर फंड है तो फिर तो मसला नहीं है, स्पाउस के साथ भी जा सकते हैं, बच्चों के साथ जा सकते हैं। लेकिन इसमें एक चीज आपने बताई है कि वो उसमें काउंट नहीं होगा ना, डेज में काउंट नहीं होगा जब वीजा के लिए अप्लाई करेंगे। नहीं, इसमें 2 सूरतें हैं। देखिए अगर 40+ वाला उनके क्रेडेंशियल्स ठीक हैं, वो अब अगर मोटिवेटेड है आइल्स दे देता है, जैसे मोडकास्ट है ही मोटिवेशन के लिए, तो फिर उस सूरत में वो डायरेक्ट डिग्री पे जाएगा, टाइप ए वीजा पे। बट अगर वो डन एंड डस्टेड है कि नहीं आइल्स भी नहीं देना और मार्क्स भी कम है, उस सूरत में तो डिप्लोमा पे वो जो 1 साल का ड्यूरेशन वो काउंट नहीं होगा। ये इतना बड़ा मैटर, इतना मतलब ये समझ लें इतनी ज्यादा चीज मैटर नहीं करती। अगर हमारे पास 10 कैंडिडेट्स हैं तो आप समझ लें कि 2-3 डिप्लोमा पे जा रहे होते हैं, तो रेशो है। फिनलैंड सेम ऑप्शन किसी और कंट्री में भी ऑप्शन है, मतलब ये सेम जो आपने बताया 40 को मोड़, मैं चाहे अभी उधर जाना चाहता हूँ थोड़ा सा 40 वाले, और किसी और कंट्री में सेम ऑप्शन अवेलेबल है? बिकॉज मैंने आपका देखा है काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस है, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, मतलब पूरा यूरोप, ये सेम ऑप्शन कहीं और भी अवेलेबल है हमारे पास? हाँ, इसको हम ना 1 by 1 डिस्कस कर लेते हैं अदर कंट्रीज में। जैसे सबसे पहले आपने ऑस्ट्रेलिया का, ऑस्ट्रेलिया में तहसीन भाई इस तरह है कि आपके व्यूअर्स जो है ना, एक वो अट्रैक्टिव डेस्टिनेशन है व्यूअर्स के लिए। ऑस्ट्रेलिया में बैचलर में विद इन 1 ईयर अप्लाई करना होता है, अगर आप 1 साल मतलब आफ्टर इंटरमीडिएट, और आप अगर आपने बैचलर किया है सो यू हैव टू अप्लाई विद इन 2 years। अगर 2 साल एक्सीड कर जाते हैं तो आप एलिजिबल नहीं रहते, मतलब लेट हो जाते हैं, चाहे आप जॉब कर रहे हो। न्यूजीलैंड में गैप का मसला नहीं है। लेट्स से आपने बैचलर किया है, इवन यू आर 35, यू आर 40, तो वो गैप एक्सेप्ट करते हैं, बट वो ये कहते हैं वी नीड अ प्रॉपर गैप जस्टिफिकेशन। ऑस्ट्रेलिया कह रहा है कि गैप जस्टिफिकेशन दोगे तो भी एक्सेप्टेड नहीं है, न्यूजीलैंड एक्सेप्ट कर रहा है। सेम गोज फॉर आयरलैंड है, आयरलैंड में भी आप समझ लें कि मास्टर्स पे 5-6 साल का गैप एक्सेप्ट हो जाता है। पर अगर आप कह रहे हैं फिनलैंड जैसा ऑप्शन, तो वो डिप्लोमे का ऑप्शन स्वीडन में तो अवेलेबल नहीं है, लेकिन हाँ डेनमार्क है, और आप कह लें कि डेनमार्क के अलावा जो नेदरलैंड है वहां पे वो भी स्पाउस फ्रेंडली कंट्री है, वहां पे भी स्पाउस के साथ जा सकता है, ठीक है। और बाकी अगर आप फॉर एग्जांपल कहेंगे यूके है, तो वहां पे भी ऑस्ट्रेलिया की तरह एक वो कदगन है, एक रिस्ट्रिक्शंस है कि आपको जो है मास्टर्स में एक सर्टेन एज में विद इन द एज ऑफ 30 आपको अप्लाई करना है, ज्यादा लेट ना हो। थोड़ा सा यूएस भी कर लें, हर दिल अजीज है सर, हर दिल अजीज कंट्री यूएस है, हर कोई यूएस में डॉलर में कमाना चाहता है, तो वहाँ क्या ऑप्शन हमारे पास अवेलेबल है? अच्छा, यूएस का देखें, आपके व्यूअर्स के लिए मैं स्टडी वीजा प्रोसेस बता देता हूँ, बहुत आसान प्रोसेस है। यूएस का समझ लें कंपैरेटिवली इजी प्रोसेस है। यूएस और साउथ कोरिया का एक जैसा प्रोसेस है,
दोनों, यूएस साउथ कोरिया। साउथ कोरिया भी रिसेंटली इन हुआ है, इंशाल्लाह वो भी आपके जो लो बजट वाले ऑप्शंस हैं, आपको पॉडकास्ट देख रहे हैं, उनके लिए भी हम डिस्कस इंशाल्लाह इसके बाद करते हैं। अच्छा, यूएस में ये है कि सबसे पहले आप यूनिवर्सिटी में अप्लाई करते हो 3 से 5 यूनिवर्सिटीज में, जिसमें सर्टन यूनिवर्सिटीज की एप्लीकेशन फी होती है। एप्लीकेशन फी कितनी होती है? 50 से आप कह लें 150 यूरो के दरमियान, किसी की 40 यूरो है, किसी की 90 यूरो है और किसी की नहीं भी होती। जब आप अप्लाई करते हैं, आपका एक कंडीशनल ऑफर आ जाता है, फिर आपने उसको एक्सेप्ट करना होता है, जो भी रिक्वायरमेंट है मीट करनी है, और फिर आपका अनकंडीशनल ऑफर लेटर आ जाता है, जिसको हम कहते हैं I-20। अच्छा, जब वो आ जाता है तो यूएसए में एडमिशन के वक्त भी आपको बैंक स्टेटमेंट शो करनी होती है। लेट्स से अगर आपकी मदर स्पॉन्सर है, आपको 10 मिलियन की स्टेटमेंट चाहिए, तो वो आपको एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम शो करनी होगी। मूविंग फॉरवर्ड जब वो हो जाता है, तो फिर आपका सर्विस फी है जो 350 आप कह लें कि डॉलर आपने पे करनी होती है, वो आपका एक्सपेंस है, ठीक है, वो कंडीशन है उनकी। उसके बाद आपका DS-160 फॉर्म, जिसको वीजा फॉर्म कहते हैं, वो जिसकी जो फी है $185 है। दैट मीन्स $185 वीजा फी है, 350 सर्विस फी है, एप्लीकेशन फी आप रख लें कि 200-300 यूरो। तो टोटल आपका जो ये सारा एक्सपेंस आ रहा होता है। अच्छा, इसमें फिर जब आपको अपॉइंटमेंट मिलता है, वीजा अप्लाई करते हैं, तो वहां जब एम्बेसी जाते हैं तो आपका ऑन स्पॉट एक शॉर्ट इंटरव्यू होता है, ठीक है। तो क्रेडेंशियल्स आपके ऑलरेडी वहां वो गए हुए होते हैं, आपकी फाइल रेडी होती है, आप वो फाइल कैरी करके इंटरव्यू के लिए जाते हैं, और इंटरव्यू की बेस पे देन एंड देयर वो आपको ऑन स्पॉट बता देते हैं आइदर यू आर अप्रूव्ड और यू आर रिजेक्टेड। तो यूएस में ये कि जो जिनकी अच्छी प्रोफाइल्स हैं वो जरूर अप्लाई करें, अच्छी रैंकिंग की यूनिवर्सिटी ऑप्ट करें, ठीक है। अच्छा, यूएस में एक बड़ा ज़बरदस्त ऑप्शन है जो आई एम श्योर ये जब बात में कहूँगा तो बहुत सारे लोग आपसे कांटेक्ट करेंगे कि भाई ये ऑप्शन हम अवेल करना चाह रहे हैं। वो ऑप्शन तहसीन भाई ये है कि आपके जो व्यूअर्स एनलाइटन हो कि यूएस में भी ट्यूशन फी पे करना मैंडेटरी नहीं है। मतलब बहुत सारी यूनिवर्सिटीज हैं वो ये कहती हैं आप एडमिशन ले लो एप्लीकेशन फी पे करके, और वंस यू गेट योर वीजा, अब वीजे के बाद फीस पे कर लो। आप समझ रहे हैं? इसका मतलब इन अ मैटर ऑफ सम अमाउंट आप अप्लाई कर लेते हैं, जिसमें आपका आप समझ लें कि अप्रॉक्स कोई मतलब 2.5 लाख 2-2.5 लाख तक खर्चा आ रहा है, और फिर आप डिसीजन ले लें। और अगर लेट से वीजा आ जाता है तो फिर 2 कंडीशंस हैं। एक ये कि आप यहाँ से इनिशियल डिपॉजिट दें $3-4 हज़ार डॉलर, और बाकी वहां जाके इंस्टॉलमेंट में पे कर दें। नंबर 2 ये भी कंडीशन है कि आप वहां जाके भी फीस पे कर दें, ठीक है। तीसरी सूरत ये है कि इन सम यूनिवर्सिटीज जो टॉप रैंकिंग है वो ये कहती हैं कि जब आप वीजा अप्लाई कर रहे हैं उससे पहले आप कुछ डिपॉजिट पे करते हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पे अभी हमने रिसेंटली एक एडमिशन किया फाउंडेशन इन नर्सिंग, एक स्टूडेंट का यूनिवर्सिटी ऑफ अलाबामा में। अब वो क्या कह रही है कि अगर जी हमारी $18,000 फीस है तो आप 4,000 डिपॉजिट दें, फिर वीजा अप्लाई करें, बाकी वहां जाके दे दें, और इन केस अगर रिफ्यूजल हो जाता है तो फीस इज रिफंडेबल। आई गेस मैंने इजी करके बता दिया आपके व्यूअर्स को। लैंग्वेज टेस्ट यहाँ पे तहसीन भाई आइल्स भी चल जाता है, पीटी भी चल जाता है, डोलिंगो भी चल जाता है, टॉफल भी, ये सारे टेस्ट एक्सेप्टेबल। अच्छा मुझे भाई मुझे बताएं कि पहले तो सबसे पहले लैंग्वेज का मतलब है कि ज्यादातर मेरे जैसे बंदे तो आइल्स में फंस जाते हैं, तो कौन सा ऐसा कंट्री है जो सपोर्ट करता है विदाउट आइल्स और लैंग्वेजेस प्रोग्राम को पास किए बगैर जाने के लिए, और उसके क्या ग्रेड्स होने चाहिए? अच्छा, इसमें सबसे पहले जो लैंग्वेज टेस्ट है तहसीन भाई, जब आप स्टडी अब्रॉड के लिए बाहर अप्लाई करते हैं, वर्क वीजे के लिए या इमिग्रेशन के लिए, तो सर्टेन लैंग्वेज टेस्ट हैं जो काफ़ी पॉपुलर है। जैसे सबसे ज़्यादा पॉपुलर है आइल्स, पीटी, लेकिन बाकी टेस्ट भी एक्सेप्टेबल होते हैं, जैसे डोलिंगो हो गया, और आप कह लें कि लैंग्वेज सर्ट है ऑक्सफोर्ड, ELT, ये सारे। अच्छा, जो आइल्स है ये ज़्यादा पॉपुलर है, ये ऑलमोस्ट सब कंट्रीज में एक्सेप्टेबल होता है। अब पीटी काफ़ी इन डिमांड है। पीटी इज पर्सन टेस्ट ऑफ इंग्लिश, आइल्स की फुल फॉर्म है इंटरनेशनल इंग्लिश लैंग्वेज टेस्टिंग सिस्टम। अच्छा, पीटी में टोटल जो स्कोर होता है वो 90 होता है, और ये ऑस्ट्रेलिया में चल जाता है, यूके में चल जाता है, यूरोप में काफ़ी कंट्रीज में चल जाता है। आइल्स तो ऑलमोस्ट एवरी कंट्री में एक्सेप्टेबल है। अच्छा, आइल्स और पीटी दोनों में 4 मॉड्यूल्स हैं, लिसनिंग, रीडिंग, राइटिंग, स्पीकिंग। अच्छा, आइल्स क्या है कि अब कंप्यूटर डिलीवर्ड है, CDI कंप्यूटर डिलीवर्ड आइल्स, और जो पीटी है वो AI बेस्ड टेस्ट है, जिसमें आपको AI स्कोरिंग दे रहा होता है, पोर्टल के थ्रू आप प्रिपरेशन करते हैं, ठीक है, ऐप यूनी है, अल्फा है, और फिर जब आप देखते हैं पोर्टल में आपका स्कोर अच्छा आ रहा है तो आप अपियर हो जाते हैं। सेम गोज फॉर आइल्स, आप प्रिपरेशन करते हैं, आप लास्ट में असेसमेंट टेस्ट देते हैं, नोट्स, पोर्टल सब हम प्रोवाइड करते हैं, स्टूडेंट्स को असिस्ट करते हैं, और अगर उन्हें लगता है असेसमेंट टेस्ट में वो अच्छा स्कोर क्रैक कर रहे हैं तो वो अपियर हो जाते हैं। आइल्स में बैंड्स हैं, 9 बैंड्स हैं। अच्छा, मास्टर्स के लिए आपके व्यूअर्स को बता दें कि 6.5 बैंड्स चाहिए होते हैं, नो बैंड लेस देन 6 इन एनी मॉड्यूल। बैचलर के लिए 6 बैंड्स चाहिए होते हैं, नो बैंड लेस देन 5.5 इन एनी मॉड्यूल, ठीक है। अच्छा, फिर दूसरी चीज ये
कि जो पीटी है, पीटी में जैसे न्यूजीलैंड है उसमें 62 चाहिए होता है ओवरऑल, स्वीडन फिनलैंड है वहाँ 62, और जो बैचलर है तो बैचलर में आपका स्कोर जो है 55 प्लस होना चाहिए। यहाँ तक क्लियर हो गया। अब आ जाते हैं कि ये टेस्ट कहाँ कहाँ चल जाते हैं। तो पीटी देखें, इसकी भी एक्सेप्टेंस काफ़ी ज़्यादा है। जर्मनी में हम रेकमेंड करते हैं पाइल्स करें, पीटी ना करें। चेक रिपब्लिक है, पुर्तगाल है, लिथुआनिया है, स्वीडन है, फिनलैंड है, डेनमार्क है, हंगरी है, इन सब जगह आइल्स पीटी दोनों चल जाते हैं। डोलिंगो कहाँ कहाँ चल जाता है? यूएसए में चल जाता है मोस्ट ऑफ द यूनिवर्सिटीज। आयरलैंड में डोलिंगो एक्सेप्टेड है 95B 110 तक। अच्छा, जो डोलिंगो है इसमें 160 स्कोर होता है, मास्टर्स के लिए 120 चाहिए होता है, और जो बैचलर है उसमें 110 चाहिए होता है। डोलिंगो इसलिए स्टूडेंट्स रेकमेंड करते हैं, ईजी है, सेल्फ प्रिपरेशन पे हो जाता है। टेस्ट फीस $65 है। आइल्स की जो फीस है वो पाकिस्तानी वो 71,300 है, तो कॉस्टली है। पीटी भी कॉस्टली है, $240 फीस है प्लस टैक्सेस। ठीक है, तो डोलिंगो सस्ता है, बट डोलिंगो हर जगह नहीं चलता, बहुत लिमिटेड कंट्रीज एक्सेप्ट करती हैं, जैसे मैंने पहले बताया यूएस, आयरलैंड, चेक रिपब्लिक और 2-3 कंट्रीज जैसे लिथुआनिया वगैरह। ठीक है, यार ये तो हो गया। और दूसरी बात करें, अगर हम सस्ते कंट्री की बात करेंगे, अगर हमारे कम बजट हो तो कौन से कंट्री में हम इजीली जा सकते हैं? अच्छा, ये जो आपका सवाल है ना, ये मेरा ख्याल है कि एक फेवरेट क्वेश्चन है मोस्ट ऑफ द व्यूअर्स का, जो लो बजट है या यूं कह लें जो मिडिल क्लास फैमिलीज हैं या सेल्फ स्पॉन्सर्ड फैमिलीज हैं, खुद अर्न करके जमा किया है, या अब्बा की आप कह लें कि वो आप कह लें प्रोविडेंट फंड है बट एक लिमिटेड बजट है। अच्छा, इसमें तहसीन भाई जो लो बजट ऑप्शंस हैं वो मैं 1 by 1 बता देता हूँ आपके व्यूअर्स के लिए। नंबर 1 लो बजट में अगर यूरोप की आप बात कर रहे हैं तो यूरोप में हंगरी आ जाता है। 6,000 फीस है पूरे साल की, 5 से 6,000। ठीक है, जिसमें काफी सारी बॉर्डर पास यूनिवर्सिटी है, यूनिवर्सिटी ऑफ डेब्रिसन है, मिस कॉल्क यूनिवर्सिटी और काफी सारी यूनिवर्सिटीज हैं। सारा प्रोसेस पाकिस्तान से होता है, जबरदस्त ऑप्शन है 20 लाख के अंदर। सेकंड साइप्रस आ जाता है 20 लाख में आपका हो जाता है साल की फीस के साथ। थर्ड मलेशिया आ जाता है 15 से 20 लाख में। चेक रिपब्लिक है 15 से 20 लाख में। चेक रिपब्लिक, पुर्तगाल है, पुर्तगाल में फीसेस 3-4 हज़ार यूरो साल की हैं 15 से 20 लाख में। सबसे सस्ता अगर आप कहें, और 2 ऑप्शन ऑन टॉप ऑफ दैट जो आइडियल ऑप्शन है स्टूडेंट्स के लिए, वो एक टर्की है। टर्की में अगर आपका पाकिस्तानी 10 लाख बजट भी है तो हो जाता है, और इसके अलावा इटली में भी, क्योंकि इटली में फीस नहीं है। अच्छा, इटली को हम सेपरेट कवर कर लेते हैं, मैं पहले टर्की पे आ जाता हूँ। टर्की में ऑन एवरेज $3,000 साल की फीस है, जिसमें से पूरी नहीं देनी है। एडमिशन आ जाता है तो आपने 50% देनी है, $1,000 से $1,500 आपने वहां चले जाना है, बाकी वहां जाके दे दें। बैचलर में फर्स्ट ईयर्स में जॉब अलाउ नहीं है, फर्स्ट ईयर के बाद सेकंड थर्ड ईयर में जॉब अलाउ है। मास्टर्स में पार्ट टाइम जॉब अलाउ है। टर्की बहुत अच्छी कंट्री, स्पेशली फीमेल्स। आपने शुरू में कहा फीमेल्स के लिए ऑप्शंस दें, जो हमारी बहनें जो अप्लाई करना चाह रही हैं, तो देखें मुस्लिम कंट्री है, सेफ एंड सिक्योर माहौल है, प्लस वहाँ पे और जॉब्स बहुत अच्छी मिल जाती हैं। टर्की में कुछ हैक्स हैं। क्या हैक्स हैं? जैसे अगर आपकी इंग्लिश अच्छी है तो वहाँ यूनिवर्सिटी में 4-5 लोगों को इंग्लिश का कोर्स करवा दें तो ये आपका मंथली खर्चा निकल आता है। ठीक है, हमारी ये कैंडिडेट थी, वो टर्की गई है, इंग्लिश अच्छी थी, वहाँ सेंटर में पढ़ाने लग गई। जब मास्टर्स कर लिया तो कहा सर मैं तो अब यूरोप नहीं जा रही, मैंने यही सेंटर खोल लिया लाइसेंस लेके। तो ये हैक्स हैं। फिर दूसरा, हेयर ट्रांसप्लांट सेंटर्स बहुत हैं, वहाँ जॉब हो जाती है। मेडिकल बिलिंग सेंटर्स हैं, वहाँ पार्ट टाइम जॉब्स हो जाती है। लीरा उनकी आपको पता है कि ऑफिशियल करेंसी है। तो टर्की जिसका आप कह लें 6, 8, 10 लाख का बजट है, उसके लिए बड़ा अच्छा ऑप्शन है, जिसमें हमारे पास बी कॉज यूनिवर्सिटी है, ठीक है, और टॉप कॉज यूनिवर्सिटी है, काफ़ी सारी। आप हमारे पास समझ लें कि 30+ यूनिवर्सिटीज़ हैं जिनमें हम स्टूडेंट्स को असिस्ट कर रहे होते हैं, जो प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ हैं। अच्छा, स्टूडेंट की बात करें, एक आप, क्योंकि समटाइम ऐसा होता है कि उनके पेरेंट्स बेचारे भेज रहे होते हैं, क्योंकि स्टूडेंट तो खुद पढ़ नहीं आता। तो अगर पेरेंट्स के अगर मैं एंगल से देखूँ तो वो बच्चे को अगर बाहर भेज रहे हैं, सबसे सस्ते कंट्री भी भेज रहे हैं, वो 3 साल तक उसको फंड भी उसको करना है, या 1 साल तक भी करना है, अगर हमने कहा कि वो नहीं काम कर सकता, तो उस पेरेंट के दिमाग में कितने पैसे होने चाहिए कि मुझे इतना फंड मेरे पास होना चाहिए और मंथली मुझे इतना उसको भेजना चाहिए? अच्छा तहसीन भाई, इट्स एन एक्सीलेंट क्वेश्चन, क्योंकि ये ना आप यूं समझ लें कि जब काउंसलिंग हम करते हैं पेरेंट्स स्टूडेंट की, तो ये सवाल आता है कि भाई यहाँ से भी बता दो, ओवरऑल भी बता दो। तो यहाँ पे मैं ये सजेस्ट करता हूँ कि वो कंट्रीज जहाँ पे पार्ट टाइम जॉब्स अलाउ है, जैसे स्वीडन, फिनलैंड, अच्छा स्वीडन में वर्क आवर रिस्ट्रिक्शंस कोई नहीं है, और जैसे फिनलैंड में 30 घंटे, तो आप 50 घंटे भी काम करें, एज लॉन्ग योर स्टडीज आर नॉट डिस्टर्ब। अगर आपकी पढ़ाई डिस्टर्ब नहीं होती, आप चाहे 60 घंटे काम करें, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। तो जो इस तरह की यूरोपियन कंट्रीज हैं या अदर देन यूरोपियन कंट्रीज हैं जहाँ वर्क पार्ट टाइम वर्क अलाउ है, तो पेरेंट्स ये करें कि जो यहाँ से एक्सपेंस हो रहा है, वीजा फी है, एप्लीकेशन फी है, प्रोसेसिंग का खर्चा है, ट्यूशन फी है, टिकट है, हैंड कैरी है, शॉपिंग है, इसको कवर करें, ठीक है, और कुछ बैकअप में रखें कि अगर जरूरत पड़ने पर। बट आई अश्योर यू कि 95% बच्चों को प्रॉब्लम नहीं आती। अगर वो स्मार्ट हैं,
काम करना जानते हैं, मेहनती हैं, वहाँ मेहनत करके पार्ट टाइम जॉब्स कर लेते हैं, नेटवर्किंग में अच्छे हैं, अगर वहाँ पार्ट टाइम जॉब्स हो जाती है तो स्टूडेंट्स इन मोस्ट ऑफ द कंट्रीज इजीली अपना सर्वाइवल, मतलब अपनी आप कह लें एकोमोडेशन और जो सर्वाइवल कॉस्ट है जिसको आप कहते हैं लिविंग कॉस्ट, वो भी निकाल लेते हैं और थोड़ी थोड़ी करके फीस भी जमा कर लेते हैं मंथली। लेकिन आप यूं कह लें कि कुछ जो एक्सपेंसिव ऑप्शंस हैं जैसे यूके है, तो वहाँ पे एट टाइम्स स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम भी आती है कि वो अपनी जो आप कह लें लिविंग कॉस्ट नहीं कवर अप कर पाते, या लिविंग कॉस्ट निकाल ली फीस नहीं निकाल पाते। इन सम सर्कमस्टांसेस पेरेंट्स को सपोर्ट भी फिर करना पड़ता है। ऑस्ट्रेलिया है, एट टाइम्स यहाँ से भेजने के बाद भी आपको पैसे भेजने पड़ते हैं। तो आई एम नॉट सेइंग, मतलब हम यहाँ पॉडकास्ट में कोई फॉल्स क्लेम नहीं करेंगे, सब जगह ही अप्लाई होता है, बट इन सम कंट्रीज यस इट, जैसे जहाँ पे फीस कम है, जैसे लिथुआनिया है, पूरे साल की 3500 यूरो फीस है। टर्की है, पूरे साल की $3000 फीस है। ठीक है, इटली है, इटली में पब्लिक यूनिवर्सिटीज में फीस ही नहीं है। तो जो ऐसे ऑप्शंस हैं वहाँ पे आप बिल्कुल जो है यहाँ का खर्चा आप ऐड ऑन करके आप भेज सकते हैं। बट जो इस तरह की कंट्रीज है ना, जो इंग्लिश स्पीकिंग एक्सपेंसिव कंट्रीज हैं, ऑस्ट्रेलिया है, यूके, तो एट टाइम्स पेरेंट्स को भेजने के बाद भी सपोर्ट करना पड़ जाता है जब तक वो अपने पाँव पे खड़े नहीं हो जाते, कोई अच्छी स्टेबल पार्ट टाइम जॉब्स नहीं हो जाती। अब तो ये हो गई कि पेरेंट्स बच्चों को सपोर्ट कर रहे हैं और पेरेंट्स खुद ही जाना चाहें। मेरा सवाल प्लस आसान होता है, जो 40+ वाले लोग हैं, हाँ। जो स्पाउस के साथ जा रहे हैं, दैट उनके पास कितना दिमाग में पैसे होने चाहिए? मतलब एक तो कंट्री भी आप सेलेक्ट करके बता सकते हैं कि यार इस कंट्री में इतना, या इधर जनरल भी बता सकते हो मुझे। अच्छा देखें, जो 40+ वाले लोग हैं वो यूएसए में ट्राई कर सकते हैं, गैप का मसला नहीं होता। न्यूजीलैंड में कर सकते हैं, फिनलैंड है, स्वीडन है। जो आप कह लें बजट है वो वेरी करेगा, वेरी इस तरह करेगा, जैसे फॉर एग्जांपल अगर फिनलैंड में डिग्री में जाते हैं तो 30 से 35 लाख, डिप्लोमा में जाते हैं तो अराउंड 4 मिलियन तक। न्यूजीलैंड में जो आपकी साल की फीस है वो 25 से 40 हजार न्यूजीलैंड डॉलर की होती है। न्यूजीलैंड का डॉलर अगर आप गूगल पे देखें तो वो 170 है, सस्ता है, मतलब ऑस्ट्रेलियन डॉलर ज्यादा महंगा है। तो 25 से 30 लाख फीस है आफ्टर स्कॉलरशिप, जो आपको साल से देनी होती है। तो अगर आप रफली कहें जो पेरेंट्स जाना चाह रहे हैं बड़ी एज में, तो कंट्री वाइज बजट वेरी करता है। जैसे अगर मैं आपको न्यूजीलैंड का कहूं तो 4 to 5 मिलियन, अगर मैं आपको यूएसए का कहूं, मतलब 1 साल का बता रहे हैं आप? एक साल का तकरीबन, एक साल का, जिसमें आपका यहाँ पे प्रोसेसिंग एक्सपेंस, आपकी ट्यूशन फी, आप यहाँ से चले गए और फिर वहां मूव ऑन करें। अब मैं उस एक्सपेंस को ऐड नहीं कर रहा जो वहां जाके आपने लेटर ऑन देना है। जी बिल्कुल, मतलब वो बेसिकली जो मंथली, उसको इसलिए ऐड नहीं करते टेक्निकली कि आपने वहां जाके फारिग तो रहना नहीं है, सिर्फ स्टडीज करके घर पे रेस्ट नहीं करना, तो आपने पार्ट टाइम जॉब्स करनी है इन ऑर्डर टू मेंटेन योर सर्वाइवल। तो वो इसलिए हम कॉस्ट ऐड नहीं करते। बस आप इतना ले जाएं कि आप वहां 2 महीने आपके पास बैकअप प्लान हो, 1500-2000 यूरो हो। इंग्लिश स्पीकिंग कंट्री में जा रहे हैं तो आपके पास $2-3 हजार हो, चलें मैक्स $1500 भी हो तो इनफ है, जिसमें आप 2 महीने सर्वाइव कर लें। हमारे जो पाकिस्तानी स्टूडेंट्स हैं हार्ड वर्किंग हैं, उनको पता होता है कि पीछे बैकअप नहीं है, वहां पे एफर्ट्स करते हैं, नेटवर्किंग करते हैं, रोज 30-40 जगह अप्लाई करते हैं, जाके वॉक इन करके रेस्टोरेंट्स कैफे में अप्लाई कर रहे होते हैं, तो क्रैक कर लेते हैं। जो मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स की जो आइडियल ऑड जॉब्स हैं, आप कह लें कि सुपरमार्ट हो गई, किसी मेडिकल सेंटर में जॉब कर ली, ठीक है, किसी कैफे में जॉब कर ली, रेस्टोरेंट्स बड़ी अच्छी जॉब होती हैं। जैसे टर्की में हमारे स्टूडेंट्स गए, वो रेस्टोरेंट में जॉब करते हैं, 2 टाइम का खाना भी मिल जाता है, ठीक है, पेट्रोल पंप पे कर ली। तो जो और जॉब्स हैं वो भी 2-3 तरह की हैं, जैसे आपके नाज़रीन के लिए बता दें। नंबर 1 आप कह लें प्रोफेशनल्स हैं, जिसमें आप कहीं एज अ ट्यूटर पढ़ा रहे हैं, वो एक अच्छी और जॉब्स कहलाती है। दूसरी फील्ड जॉब्स हैं। फील्ड जॉब का मतलब जो किसी फैक्ट्री में आप काम कर रहे हो, जो थोड़ी टफ होती हैं, कैप पहनी हुई है और इक्विपमेंट्स पहनी हुई हैं, आप कर रहे हैं, समझ रहे हैं, और सिक्योरिटी की जॉब्स हो गई। फिर तीसरी जॉब ऑड जॉब्स हैं जो थोड़ी सॉफ्ट हैं, रेस्टोरेंट, कैफे, इस टाइप की हैं। तो मतलब वेरी करता है। जैसे यूके में फील्ड जॉब भी आप करते हैं, ठीक है, टर्की में आपको दोनों मिल जाती हैं, फील्ड जॉब भी मिल जाती हैं और आपको कैफे रेस्टोरेंट में भी। तो ज्यादातर लोग ड्राइविंग कर रहे होते हैं, ठीक है, वॉल्ट आईडी बना के, जैसे फिनलैंड में आप रेंट पे लेके गाड़ी वगैरह चला रहे होते हो, तो डिफरेंट तरह से लोग क्रैक कर रहे होते हैं। अच्छा, एक अगर हमने एआई की बात नहीं की ना, तो मुझे लगता है आजकल तो प्रोग्राम ही नहीं बढ़ा, हर चीज में एआई यार। इज देयर एनी प्रोग्राम कोई एजुकेशन बेसिस पे आया था, जो 40+ लोग हैं या जो नए लोग हैं जो ऐसे ही जाना चाहते हैं और हम चाहते हैं कि यार अपनी एआई में अपने आप को थोड़ा सा इम्प्रूव कर लें, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस साइड में थोड़ा पढ़ लें, तो कोई कंट्री आपके नजर में है क्या दिस इज द वन ऑफ द गोइंग, जो कि अभी हम अलाउ भी कर रहा है ना, और वो ये प्रोग्राम भी बहुत अच्छा है? अच्छा, सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा कि जब मैं आपकी जो ये डोमेन है ना, जो कंप्यूटर साइंस है, डेटा साइंस है, क्लाउड कंप्यूटिंग है, साइबर सिक्योरिटी है, एआई है, I am telling you like with 110% कॉन्फिडेंस कि मेरे पास जो मेजॉरिटी केस आते हैं वो तहसीन भाई आते ही है कि
कंप्यूटर साइंस किया है बहरिया से, सॉफ्टवेयर साइंस किया है PF किट से, सर यही में जाना है। ट्रस्ट मी कि अगर अभी 10 लोग इस डोमेन में जा रहे हैं, यहाँ पे चाहे कंप्यूटर साइंस पढ़ाओ, डेटा साइंस व्हाटएवर, तो वो AI को पढ़ना चाह रहे हैं। AI में देखें इटली में बड़े जबरदस्त ऑप्शंस हैं। मिलानो बेकोका में आपको मास्टर्स इन AI मिल जाता है, यूनिवर्सिटी ऑफ पादुआ में मिल जाता है, सियाना में मिल जाता है, ट्रेंटो में मिल जाता है। तो अभी एक कैंडिडेट है जिसका हमने इटली में कोई अप टू 6 to 7 यूनिवर्सिटीज में मास्टर्स इन AI में अप्लाई किया हुआ है। AI तो हर जगह आपको मिल जाएगा। अभी एक स्टूडेंट है जिसका हमने जर्मनी में मास्टर्स इन AI में अप्लाई किया हुआ है, 9 से 10 हज़ार यूरो फीस है। हंगरी में बड़ा अच्छा ऑप्शन है। अच्छा, एक मैं आपको, आपने रिसेंटली एक सवाल किया था तो मैं मिस कर गया, मैं ऐड ऑन कर दूं जो आपके सब व्यूअर्स के लिए केस स्टडी होगी। हमारे पर रिसेंटली तहसीन भाई कैंडिडेट आए जिनको एक प्रोग्राम पढ़ना था, मास्टर्स इन AI इन लॉ। ये प्रोग्राम पूरी दुनिया में अभी कुछ चंद फिंगर पे हम काउंट कर लेंगे कोई कंट्रीज ऑफर कर रही हैं, शायद इक्का दुक्का या 2-4। आप यकीन करेंगे उस बच्चे ने खुद क्रैक किया पूरा यूरोप, और उसको सिर्फ वो प्रोग्राम जो नजर आया वो मतलब, और बजट में भी वो पुर्तगाल में नजर आया। हमने उसका अप्लाई किया यूनिवर्सिटी ऑफ लिस्बन में, मास्टर्स इन AI इन डिजिटलाइजेशन के कानून को पढ़ेंगे और AI के थ्रू। आप समझ रहे हैं कितना यूनिक प्रोग्राम है। कैन यू इमेजिन, वो स्टूडेंट मास्टर्स है अपना UK से, उसने लॉ में मास्टर्स किया है, और अब वो इस यूनिक प्रोग्राम के लिए पाकिस्तान में एज अ लॉयर सर्व कर रहा है, पुर्तगाल जा रहा है, और उसकी 150 यूरो एप्लीकेशन फी है, 4000 यूरो साल की फीस है, और अल्हम्दुलिल्लाह वी हैव सिक्योर्ड एन एडमिशन। हमें 10 डेज में एडमिशन आ गया था। ये एक यूनिक सक्सेस स्टोरी है। कि यूनिक क्यों है? क्योंकि एक तो AI और AI लॉ में, ये मतलब पूरी दुनिया में कोई लिमिटेड, इवन UK भी कोर्स ऑफर नहीं कर रहा। ठीक है, इवन जब हमने यूरोप में 29 मुल्कों में फाइंड किया तो हमें यह प्रोग्राम 2 जगह मिला, एक हंगरी में, एक पुर्तगाल में। पुर्तगाल वो इसलिए जाना चाह रहा था, सस्ता है, लो बजट है, वो कह रहा है मैं खुद भी अफोर्ड कर लूंगा, सेल्फ स्पॉन्सर्ड भी कर लूंगा, वो खुद लॉयर है, या सिटी कोर्ट में वो एज अ लॉयर जो ना वो परस्यू कर रहा है। अब एडमिशन हो गया, वो वीजा प्रोसेस उनका कंटिन्यू, और जबरदस्त हो जाएगा ना कि उसके स्किल्स इंप्रूव हो गए तो कितना फायदा होगा, बहुत ज्यादा। अच्छा, डिग्री प्रोग्राम की अगर हम बात करें कि कौन कौन से इस वक्त डिग्री प्रोग्राम अवेलेबल है हमारे पास किस किस कंट्री में? कंट्री से पहले मैं कहता हूँ कि इसको एसोसिएट कर देंगे हम 20 से लेके 25 साल के बच्चों के लिए ये प्रोग्राम सेट रहेगा, 25 से 30 साल बंदों के लिए ये प्रोग्राम सेट रहेगा। क्योंकि कुछ हमने प्रोग्राम तो डिस्कस कर लिए जो कि इंटर मैट्रिक इसके बाद थे, लेकिन कुछ लोग गैप कर लेते हैं, फिर बोलते हैं यार अभी पहले हम अपना काम कर लें, या कुछ अनसर्टेनिटी आ गई कि वो गैप आ गया। आप अप्लाई करना चाहते हैं, कहते हैं यार कौन से डिग्री प्रोग्राम में जाएं, बट या तो डिप्लोमा में जाएं, तो व्हाट एग्जैक्टली अगर हम एज वाइज उसको ब्लॉकेज कर सकेंगे, 25 सालों वालों के लिए ये कंट्री है, ये प्रोग्राम है, आई थिंक प्रोग्राम वाइज भी जा सकते हैं, कंट्री वाइज भी जा सकते हैं। मैं चाहता हूँ कि एज ब्लॉकेज आए, क्योंकि आपने डायरेक्ट 40 वालों को तो कवर कर लिया है, ये रह गए बेचारे 25 वाले। अच्छा, वो जो 40 वाले मेरे ख्याल वो आपका फेवरेट एक टॉपिक है, हाँ। और उसको हमने काफी ज्यादा डिस्कस भी किया, और वो मोटिवेशन भी अपने एरिया में तो इंटरेस्ट करेंगे ना भाई, अपना भी तो काम करना है ना। सही है, सही। जो अपने एज ग्रुप है वो जाहिर है अपने लिए भी इंसान ऑप्शंस कंसीडर कर रहा होता है ना, अवेल करे ना करे, डिस्कस तो कर। देखिए, हम अवेयरनेस होती सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज काम। अगर आपको इन्फॉर्मेशन नहीं तो आप कुछ भी नहीं कर सकते ना। एब्सोल्युटली। तो इन्फॉर्मेशन तो मैंने ले ली अपने बारे में, जबरदस्त। मुझे लगता है जो मैंने ऑप्शन शेयर किए 40+ वालों के लिए, आई एश्योर यू कि वो आपके लिए भी बेनिफिशियल है, नई इन्फॉर्मेशन होगी, नई इन्फॉर्मेशन है। कभी कोई दिमाग में बात आती है तो आप उसको एसोसिएट कर सकते हैं ना, इल्म की बुनियाद पर फैसला कर सकते हैं। इल्म ही नहीं होगा तो आप फैसला कैसे करेंगे? सो ट्रू, सो ट्रू। मतलब एक बंदा अगर डीमोटिवेट होकर बैठ जाए, आई एम डन, आई कैन नॉट मूव अब्रॉड फॉर ऑन स्टूडेंट वीजा, बट इफ ही नोज ही हैज सम ऑप्शंस, तो वो फिर डिफरेंटली उस चीज को परसीव करेगा। अच्छा, जो आपका जो सवाल था, सबसे पहले एज बैरियर पे आ जाते हैं। देखिए तहसीन भाई, मैं ना इसको डिवाइड कर देता हूँ 2 कंट्रीज में, एक यूरोपियन, एक इंग्लिश स्पीकिंग। जो इंग्लिश स्पीकिंग कंट्रीज हैं सच एज UK है, कनाडा है, ऑस्ट्रेलिया है, या आयरलैंड है, इनमें ये कि जो आइडियल एज है आपके बैचलर में अप्लाई करने की, दैट इज अप टू 23-25, मास्टर्स के लिए 28 to 30। ये लॉन्ग गैप एक्सेप्ट नहीं करते। USA एक्सेप्शन है, वो कर लेता है, वो कहता है अगर आपका 35+ पे भी मोड है स्टूडेंट वीजा पे आने का, यू कैन कम, आओ पढ़ लो, दैट्स योर चॉइस। तो US ऑपरेट्स डिफरेंटली। अच्छा, फिर यूरोप में आ जाते हैं, तो यूरोप में भी 2 तरह की कंट्रीज हैं। कुछ अलाउ करती हैं बड़ी एज पे, जैसे मैंने पहले बताई, वो जो फिनलैंड, स्वीडन, नेदरलैंड, डेनमार्क, और कुछ में कंडीशंस हैं कि आपकी एज ज्यादा ना हो, जैसे इटली है, चेक रिपब्लिक है, बहुत सारी ऐसी कंट्रीज हैं वहाँ ये प्रॉब्लम है। अच्छा, अब जो आप प्रोग्राम्स का कह रहे हैं ना, तो इसको मैं यूं आपके सवाल को मोल्ड करूंगा
कि आपके इंटरेस्ट पे बाहर आपको हर प्रोग्राम मिल रहा है, क्लाउड कंप्यूटिंग मिल रहा है, साइबर सिक्योरिटी मिल रहा है, फिल्म मेकिंग मिल रहा है, मीडिया साइंस मिल रहा है, बिजनेस है, अकाउंटिंग फाइनेंस है, नर्सिंग है, आपका आप कह लें कि बायोमेडिकल इंजीनियरिंग है। तो जो आपकी डोमेन है उसमें बैचलर में भी ऑप्शंस अवेलेबल हैं, मास्टर्स में भी अवेलेबल है। नाउ इट ऑल डिपेंड्स ऑन योर इंटरेस्ट या आपकी पर्टिकुलर डोमेन। अच्छा, इसमें ना कुछ ऐसी कंट्रीज हैं जो स्विच ऑफ फील्ड अलाउ नहीं करती, जैसा फिनलैंड है। फिनलैंड में लेट से अगर आपने बैचलर किया साइकोलॉजी में और आप बिजनेस में जाना चाह रहे हैं तो इट्स नॉट परमिसिबल। उसकी रीजन ये, वो कहना आपने बैचलर तो साइकोलॉजी में किया है, तो उसके फिर सूरत में ये होता है कि यहाँ तो आपका वर्क एक्सपीरियंस हो कि आपने लेट से किसी फर्म में मैनेजरियल जॉब की हो 3-4 साल, आप कहें भी मेरा एक्सपीरियंस है, ठीक है मैंने साइकोलॉजी की, इन दैट केस यू कैन गेट एन एडमिशन। तो इसको मैं यूं करूंगा कि बैचलर मास्टर्स के लिए चाहे वो आईटी की डोमेन हो, चाहे वो बिजनेस की हो, चाहे वो मेडिकल की हो, नर्सिंग की हो, फिल्मोग्राफी की हो, या आप कह लें कि इसके अलावा जो बाकी हमारी डोमेन्स हैं, फोटोग्राफी है, सब में कोर्सेज अवेलेबल हैं। ये आपने ये डिसाइड करना है कि भाई मैं इस प्रोग्राम में जा रहा हूं तो मेरा लॉन्ग टर्म गोल क्या है, मैं ये क्यों पढ़ना चाह रहा हूँ, या आपकी डिग्री से कनेक्ट हो रहा हो या आपके एक्सपीरियंस से कनेक्ट हो रहा हो, और उन दोनों से ना हो रहा हो तो फिर आपकी इंटरेस्ट से कर रहा हो। अच्छा, इसमें एक और चीज होती है जो आपके व्यूअर्स के लिए नहीं होगी, बहुत सारे बच्चे जो सेल्फ अप्लाई करते हैं। लेट्स से आपने बैचलर किया एक डोमेन में और आप जा रहे हैं मास्टर्स किसी और डोमेन में, इन दैट केस आपको अपनी एसओपी में ये चीज मेंशन करनी होती है, जस्टिफाई करनी होती है। नाउ व्हाट इज एसओपी? स्टेटमेंट ऑफ पर्पस। स्टेटमेंट ऑफ पर्पस आपकी हर कंट्री में चाहिए होता है, चाहे आप जर्मनी अप्लाई करें, चाहे आप टर्की करें, चाहे आप ऑस्ट्रेलिया करें, इन एवरी कंट्री दे रिक्वायर योर एसओपी। ये एक सेपरेट टॉपिक है। एसओपी में क्या आ जाता है? आपका बैकग्राउंड, why this country, why this course, आपका लॉन्ग टर्म गोल, आपकी इंटेंशन टू कम बैक, ये सारी चीजें एक 2 पेज की एसओपी बनती है जिसमें हम ये रेकमेंड करते हैं बच्चा खुद लिखे, हम उसको वेट करते हैं, प्रूफ रीड करते हैं और फिर आगे फॉरवर्ड करते हैं। अच्छा, मैंने अक्सर पूछा ये PSW का वर्ड कहीं अक्सर बेशतर अल्फाज सुनने में आता है, ये PSW व्हाट एग्जैक्टली द मीनिंग, इसका मतलब क्या है और ये होती क्या चीज़ है, इसका भी थोड़ा सा पता है? अच्छा, तहसीन भी स्टडी अब्रॉड कंसल्टेंसी में PSW का मतलब होता है पोस्ट स्टडी वर्क वीजा, ठीक है, और इसको स्टे बैक पीरियड भी कहते हैं, ठीक है। PSW का मतलब ये है कि जब आप एक सर्टेन कंट्री में एक डिग्री कंप्लीट करते हैं, जैसे हाइपोथेटिकली न्यूजीलैंड की एग्जांपल ले लेते हैं, आप वहां गए, आपने 2 साल का मास्टर्स कंप्लीट किया, तो उसके बाद आपको ऑटोमेटिकली PSW मिलता है। PSW मींस कि अब वहां पे आप जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हो, यू हैव अ डिग्री फ्रॉम न्यूजीलैंड, और अगर आपको कोई एम्प्लॉयर जॉब देता है उस दौरान आप वहां पे जॉब करो। और PSW का ड्यूरेशन वेरी करता है कंट्री टू कंट्री, जैसे फॉर एग्जांपल हंगरी है, वहां पे 1 साल का PSW है, स्वीडन है, फिनलैंड है, वहां 2 साल का PSW है, कुछ कंट्रीज में 3 साल का है, जैसे ऑस्ट्रेलिया 3 साल का देता है, जैसे आप कह लें कि न्यूजीलैंड 3 साल का PSW देता है। तो PSW की जो ड्यूरेशन है व्यूअर्स के लिए आसान कर देते हैं कि वो 1 साल से लेके 3 साल के दरमियान होती है, कहीं 1 साल है, कहीं 18 महीने है, कहीं 2 साल है, कहीं 3 साल है, बट हर कंट्री ऑफर करती है, ठीक है। इसका ऑब्जेक्टिव ये होता है कि आप वहां पे जॉब अपॉर्चुनिटीज हंट करें, अप्लाई करें, आपको जॉब मिल जाती है, आप वहां पे जॉब करें, और फिर इसी से PR अपॉर्चुनिटीज फिर आपकी क्रिएट होती है। जैसे फॉर एग्जांपल आप वहां गए, आपने वहां पे जब फिर PSW अवेल किया, अगर PSW अवेल करने के बाद फिर जो भी रिमेनिंग टाइम है आपने वहां जॉब करनी है 1-2 साल, जिससे आपके 5 साल, एक स्टैंडर्ड PR ऑप्शन ये कि आप किसी भी कंट्री में 5 साल एज अ लीगल रेजिडेंट कंप्लीट कर लें, आपके पास रेंट एग्रीमेंट्स हो, 5 साल के टैक्स पे हो, 5 साल की प्रॉपर एम्प्लॉयर की जॉब हो, कंट्री वाइज वेरी करती हैं चीजें, उसके बाद डेफिनेटली आप PR के लिए एलिजिबल होते हैं और फिर आप अप्लाई कर सकते हैं। तो स्टैंडर्ड जो PR का ऑप्शन है सब कंट्रीज की मैं बात कर रहा हूँ इन अ नटशेल, इन अ जनरल कॉन्टेक्स्ट, कि 5 साल का जो पीरियड होता है। सबसे कम पीरियड किस में है हमारे पास PR का, अगर हम बात करें, कौन सा ऐसा कंट्री जो 1-2 साल में दे देता हो ये कुछ? अच्छा देखिए, 1-2 साल में कोई भी कंट्री नहीं देता। उसकी रीजन ये कि 1-2 साल में तो अगर हम वहां पे स्टडी वीजा पे जा रहे हैं, डिग्री कर रहे हैं, लेट्स से आप 1 साल के मास्टर्स के लिए भी जा रहे हैं, तो फिर भी आपको वहां पे वर्क करना है, जॉब करनी है, आपने ये प्रूव करना है कि यू आर अ बेसिकली सिविलाइज्ड सिटीजन, कि यू आर वर्दी फॉर देम। मतलब वो बंदे को PR देना चाह रहे हैं जिसने उस डिग्री को किया हुआ हो, जिसकी वहां पे इन डिमांड हो, एम्प्लॉयर ऐसा बंदा लुक आउट कर रहे हो। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप बाहर मेडिकल प्रोफेशनल है, तो मेडिकल प्रोफेशन में PR अपॉर्चुनिटीज बहुत आसान होती हैं, क्योंकि कनाडा हो, UK, इन सबको हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स चाहिए, इसकी बहुत इन डिमांड है। फिर अगर इसी तरह आप बिजनेस साइड पे आए तो अकाउंटिंग, बैंकिंग एंड ट्रेड एंड फाइनेंस के लोग चाहिए। तो इंस्टेड गोइंग फॉर जेनेरिक कोर्सेज, जैसे लोग जा रहे हैं जी BBA,
तो आप ट्रेड एंड फाइनेंस पढ़ें, आप बैंकिंग फाइनेंस पढ़ें। इसी तरह जैसे आपकी जो डोमेन है आईटी की, उसमें लोग अब एआई पढ़ रहे हैं, साइबर सिक्योरिटी है, क्लाउड कंप्यूटिंग है, तो इस तरह की एडवांस कोर्सेज पढ़ रहे हैं। उसका क्या फायदा होता है कि आपको वहां जॉब मिलने में आसानी हो जाती है, और 5 साल कंप्लीट करने के बाद पीआर ऑप्शंस आपके लिए एक्टिवेट हो जाता है। अच्छा, एक और वर्ड होता है ब्लॉक अकाउंट। मुझे नहीं आइडिया कि वो क्या होता है, कि पेमेंट का कोई चक्कर होता है, तो मैं चाहता हूँ थोड़ा एक टेक्निकल वर्ड में उसको थोड़ा से आसान अल्फाज में बताइए, ब्लॉक अकाउंट का वर्ड क्यों इस्तेमाल किया जाता है? अच्छा, ब्लॉक अकाउंट बेसिकली होता क्या है? ब्लॉक अकाउंट का मतलब ये होता है कि एक अमाउंट है जो सर्टेन आप अपनी ब्लॉक करवा रहे हो, ठीक है। अच्छा, ब्लॉक अकाउंट का मतलब कि अमाउंट को ब्लॉक करना, अमाउंट ब्लॉक करवा। अच्छा, मैंने कहा शायद अकाउंट ब्लॉक का मतलब है पैसे वैसे ब्लॉक कराना। जी, अमाउंट ब्लॉक करवा रहे हो। जैसे आपको एग्जांपल के तौर पे आपके व्यूअर्स के लिए बता देते हैं, जैसे जर्मनी है। जर्मनी में ये होता है कि जब आप स्टडी वीजा के लिए अप्लाई करते हो, चाहे पब्लिक यूनिवर्सिटी में या प्राइवेट यूनिवर्सिटी में, तो आपको एडमिशन लेने के बाद ब्लॉक अकाउंट ओपन करवाना होता है, ठीक है। जिसकी डिफरेंट फर्म है, जैसे कोरेकल है, फिनटिपा है, उसके थ्रू आप करवा सकते हो, जो ब्लॉक अकाउंट प्रोवाइडर्स हैं। तो वो आपको असिस्ट करते हैं, आपका अकाउंट ऑनलाइन क्रिएट होता है, आप यहाँ से अमाउंट ट्रांसफर करते हो, जिसकी जो अमाउंट है वो है 11,900 यूरो समथिंग, ठीक है। मतलब टैक्सेस, इंश्योरेंस मिला के अप टू 12,000 आप कर लें, तो 12,000 यूरो का मतलब अराउंड 4 मिलियन। तो ये अमाउंट आपकी ब्लॉक हो जाती है। जब आप जर्मनी में वहां चले जाते हैं, तो मंथली बेसिस पे आप ये अमाउंट डिवाइड कर लें 12 से, तो आपको मंथली 900 यूरो समथिंग हर महीने मिल रहा होता है आपकी लिविंग के लिए। ये एक तरह की श्योरिटी है कि अगर आप वहां आए, आपको काम नहीं मिल रहा, तो आपके पास बैकअप हो, आपके पास अमाउंट हो जिससे आप अपनी सर्वाइवल कर सकें। अच्छा, इसी तरह आयरलैंड में भी है। आयरलैंड में होता है आयरिश बॉन्ड। ये आपके व्यूअर्स के लिए नई चीज होगी, रिसेंटली आई है कि आयरिश बॉन्ड का मतलब ये है कि अगर आपका बैंक स्टेटमेंट नहीं है, आप 10,000 यूरो यूनिवर्सिटी एक अकाउंट ओपन करवाती है आपका, उसमें आप जमा करवा दें, दैट इज कॉल्ड आयरिश बॉन्ड सर्टिफिकेट। उस पे वीजा चांसेस स्ट्रांग हो जाते हैं। मतलब इंस्टेड आप 12,000 की फादर की मदर की अपनी स्टेटमेंट दिखाएं, आप 10,000 का ये ले लें। तो कुछ ऐसी कंट्रीज हैं यूरोप की जहां पे ये बॉन्ड ब्लॉक अकाउंट चलता है, और बहुत सारी जगह आप कह लें कि जो आप कह लें बैंक स्टेटमेंट के थ्रू हो जाता है। जैसे अब कनाडा ने भी स्टार्ट किया है जीआईसी क्या है कि आपको $22,000 समथिंग ब्लॉक करवाने होते हैं, जो आपने लिविंग शो करनी होती है, और उस बेसिस पे फिर आप अपना वीजा प्रोसेस आगे प्रोसीड कर रहे होते हैं। आई होप ये पॉइंट क्लियर हो गया व्यूअर्स को। हाँ, एक और रह गया बस आखिरी। एक तो स्टूडेंट के हमने ब्लॉकेज पढ़ लिया था, एक हमारा हो गया कि हमने एज फैक्टर पे बात कर लेती है, एक रह गया हमारा फैमिली के साथ। तो फैमिलीज अगर मूव करना चाहती हैं, एक मियाँ है, एक बीवी है, एक या 2 बच्चे, आजकल इतने ही होते हैं, तो हमारे पास कौन से कंट्री में ऑप्शन अवेलेबल है जो इजीली मूव कर सकते हैं, चाहे जॉब भी आराम से मिल जाए, क्योंकि मूव करेंगे, काम भी तो करना है। ठीक है, मैं वन गो में बता देता हूँ। जैसे यूरोप में फिनलैंड है, स्वीडन है, नीदरलैंड है, डेनमार्क है, ठीक है, और बहुत सारी ऐसी कंट्रीज हैं जहां पे ये होता है कि आप डायरेक्ट ना करें। डायरेक्ट का मतलब ये कि पहले मेन एप्लीकेंट अप्लाई करे, जब उसका वीजा सिक्योर हो जाता है तो आफ्टर 3 मंथ्स या आफ्टर 6 मंथ्स फिर स्पाउस अप्लाई कर सकता है। जैसे हंगरी है, लिथुआनिया है, ये कंट्रीज, लेकिन यहाँ से साथ ना जाए। वो हम इसलिए रेकमेंड करते हैं कि फिर वो वीजा रेशो में प्रॉब्लम आता है, क्योंकि उनको ये इंटेंशन जाती है कि दे आर गोइंग देयर फॉर सेटलमेंट। पर ये जो 4 कंट्रीज मैंने बताई हैं, यहाँ पे स्पाउस साथ भी अप्लाई कर सकता है। अच्छा, नेक्स्ट अगर आप इंग्लिश स्पीकिंग कंट्रीज में आ जाएं, तो आप ये कह लें कि जो यूके है, अगर आप मास्टर्स इन रिसर्च में अप्लाई करते हैं तो उसमें स्पाउस अलाउ है, नॉर्मल जेनेरिक प्रोग्राम में नहीं। ऑस्ट्रेलिया में मास्टर्स में स्पाउस अलाउ है, अंडरग्रेड प्रोग्राम में अलाउ नहीं है, ठीक है। यूएसए आपको अलाउ करता है, ठीक है। इसी तरह कनाडा भी आपको स्पाउस अलाउ करता है, लेकिन ये कंट्रीज इतनी ज्यादा आप कह लें कि पिच नहीं की जाती हैं, इतनी ज्यादा एडवर्टाइज नहीं होती, क्योंकि यहाँ पे जब स्पाउस आप ऐड कर देते हैं तो थोड़ा सा वीजा रेशो में चीजें आ जाती हैं। जैसे जर्मनी है, जर्मनी में हम ये रेकमेंड करते हैं मेन एप्लीकेंट अप्लाई करे, उसके बाद फिर वो स्पाउस अप्लाई कर ले, ठीक है। आप वहां जाएं, वहां जाके उनकी जो कंडीशंस है वो मीट करें इन टर्म्स ऑफ एकोमोडेशन, इन टर्म्स ऑफ योर अर्निंग, इन टर्म्स ऑफ योर जॉब। फिर आप 3 to 6 मंथ्स के बाद अपने स्पाउस को इनवाइट कर सकते हैं। अच्छा, अब हमने मलेशिया भी स्पाउस अलाउ करता है। ये तो हमने लिया सारा कि हम अप्लाई कर रहे हैं, अब आ गई बात उनकी। तो मुझे बताइए, इतने सारे मुल्क में हमें कौन एक्सेप्ट कर लेता है, कौन सा कंट्री आराम से हमें एक्सेप्ट कर लेता है, जब हम इजीली अप्लाई करें तो हमारा फंड भी ना जाया हो, पैसे भी जाया ना, एप्लीकेशन की जो इतनी फीस है वो जाया ना हो। तो कौन सा ऐसा कंट्री आपको लगता है कि अगर आप इस पर अप्लाई करें तो मसला नहीं है? पहले एजुकेशन पे, इसके भी 3 स्लॉट्स पे हम डिस्कशन करें ना। एक तो हम एजुकेशन की बात करें जो स्टूडेंट पे जाना चाहें, फिर 40+, फिर इसमें आप मेल और फीमेल इन तीनों के क्राइटेरिया को बता सकते हैं, ये कंट्री आप लोग के लिए सेट है, अगर पैसे जाया होने के चांसेस कम है। जैसे अगर हम यूएस का वीजा अप्लाई करते हैं, मैं एग्जाम्पल बता देता हूँ, तो 80-90% पैसा जाया होता है। हाँ ठीक है, अगर आपने वो है कि लॉटरी है, मुझे ऐसा लगता है। तो इस तरह से
कंट्री वाइज भी बाइफिकेशन मुझे चाहिए कि कौन सी कंट्री आसानी से दे देती है पाकिस्तानियों को। देखिए बहुत सारी ऐसी कंट्रीज हैं जिनका वीजा रेशो अच्छा है, लेकिन प्रॉब्लम ये आती है, मैं एक टर्म अक्सर यूज करता हूं कि आपके लिए वीजा रेशो 100% अगर लग गया, इफ इट इज नॉट डन तो आपके लिए 0 है, क्योंकि आपका एक्सपीरियंस बुरा ना, आप कह रहे हो नहीं देते, तो इट्स लाइक दैट। लेकिन अगर किसी का ऑस्ट्रेलिया का लग गया तो कह रहा है वीजा तो 100% है, मैंने अप्लाई किया, मेरा लग गया, मेरा फर्स्ट वीजा था, मैं तो कभी भी नहीं गया, दुबई भी नहीं गया। इसमें देखें ये है कि जैसे बहुत सारी कंट्रीज है जिनका वीजा रेशो अच्छा है, जैसे मैं आपको 1 by 1 बता देता हूँ। फिनलैंड है, इट हैज अ वेरी फेवरेबल एंड वेरी गुड वीजा रेशो, ठीक है, 99%। हंगरी का वीजा रेशो अच्छा है, ठीक है। इटली का वीजा रेशो अब इतना अच्छा नहीं रहा क्योंकि बहुत ज्यादा सैचुरेटेड हो गया, बहुत ज्यादा लोग अप्लाई कर रहे हैं। इटली पहले फ्री था, जो फ्री का मतलब ये कि पब्लिक यूनिवर्सिटीज हैं, फिर वो स्कॉलरशिप दे देती हैं, लेकिन अब उनको अपनी यूनिवर्सिटी की रैंकिंग अच्छी करनी थी, उनको बैच निकालने थे, तो वो बस वो चीज़ अब जब काफ़ी ज़्यादा हो गई है तो अब वीज़ा रेशो इतना ज़्यादा फेवरेबल नहीं, बड़ा पिक एंड चूज करके दे रहे होते हैं। फिर इसके अलावा आप कह लें कि ऑस्ट्रेलिया का वीज़ा रेशो अब इम्प्रूव हुआ है, ठीक है, 50 से 70% तक आ गया है। कनाडा थोड़ा सा स्ट्रिक्ट है बट आपको रिक्वायरमेंट मीट करनी होती है। न्यूजीलैंड ऑल्सो हैज़ अ वेरी फेवरेबल वीज़ा रेशो, ठीक है, तो न्यूजीलैंड का वीज़ा रेशो अच्छा है। इस तरह यूके अभी बंद नहीं हुआ टेक्निकली, यूके ने रिस्ट्रिक्शंस लगाई हैं, आपका जो क्रेडिबिलिटी इंटरव्यू है, आपकी जो फाइनेंशियल्स हैं उस पर एक स्ट्रिक्ट मॉनिटरिंग की है। बट अभी भी अगर वो प्रोफाइल जिसकी दो चीजें इंपॉर्टेंट है, सिंपल, अगर आपने वीजा लेना है, नंबर 1 तहसीन भाई आपके फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट्स, क्रेडेंशियल्स, नंबर 2 फाइनेंशियल्स, देयर इज नथिंग थर्ड थिंग अगर कोई ऐड कर रही है तो वो आइल्स कर लें, लेकिन आइल्स भी एजुकेशन डॉक्यूमेंट्स में आ गया। तो इफ यू आर बेसिकली सेट विद your educational documents, you secure an admission which is given by university। फिर अगर आपके फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट्स सही ओके होते हैं तो फिर एम्बेसी आपको वीजा दे देती है। तो आपने अपने जितनी डॉक्यूमेंट पढ़ने में की होती है उतनी ही मेहनत आपने फाइनेंशियल से भी करनी है कि आपकी बैंक स्टेटमेंट 6 महीने पुराना अकाउंट हो, 3 मंथ्स के मेच्योर बैलेंस हो, ट्रांजैक्शंस हो रही हो, जो है कोई बड़ी ट्रांजैक्शन ना हो, उसका प्रॉपर सोर्स ऑफ फंड हो। जैसे एक चीज हमने बैंक स्टेटमेंट को कवर नहीं किया, तो बैंक स्टेटमेंट हर कंट्री मांग रहा होता है कि भाई आपके पास पढ़ने तो आ रहे हो, ट्यूशन फी दे के बैकअप है, तो बैंक स्टेटमेंट में ये चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है कि सोर्स ऑफ फंड्स हो। एट टाइम्स स्टूडेंट्स क्या है, किसी से फंड्स लेके डाल लेते हैं, सोर्स ऑफ फंड नहीं होता, तो उसको आपने जस्टिफाई करना है कि वो गिफ्ट डीड है, वो प्रोविडेंट फंड है, वो आया आपकी सेविंग्स हैं, आपके फादर के बिजनेस से आ रहा है, या अगर आप सेल्फ स्पॉन्सर स्टूडेंट हैं तो आपकी अपनी सैलरी 1.5-2 लाख थी उससे आ रहा है। तो यू हैव टू प्रोवाइड बैंक स्टेटमेंट अलॉन्ग विद जस्टिफाइड सोर्स ऑफ फंड्स। अगर आप वो दे देते हैं तो एम्बेसी को प्रॉब्लम नहीं है वीजा देने में। वीजा वो देना चाह रहे हैं बट वो ये चाह रहे हैं कि जो प्रोफाइल है वो अच्छी हो। बट हाँ एक्सेप्शंस हैं, जैसे यूएसए आपने कहा अब सब रिक्वायरमेंट मीट करते हैं, एडमिशन ले लिया, बैंक स्टेटमेंट, वो बात आपकी 110% वैलिड है, बट अगेन वो 50-50 पे चल रहा होता है, ठीक है, वो बात आपकी सही। लेकिन जो बाकी कंट्रीज हैं वो प्रॉपर आपकी प्रोफाइल स्क्रीन करती हैं, टाइम, जैसे अब न्यूजीलैंड 6 से 8 हफ्ते लेता है डिसीजन देने में, इसका मतलब वो 2 महीने ले रहा है आपकी प्रोफाइल असेस करके फिर आंसर देने में। तो उसमें क्या है, वो आपकी बैंक स्टेटमेंट वेरीफाई करते हैं, आपका एम्प्लॉयर सर्टिफिकेट वो वेरीफाई करते हैं, आपकी डिग्रीज वगैरह देखते हैं। तो अगर वो सारी चीजें वेरीफाइबल हैं, जस्टिफाइड हैं, फाइनेंशियल्स वेट किए हैं आपने, तो फिर दे हैव नो प्रॉब्लम इन गिविंग यू वीजा। लेकिन अगर मैं ये रेकमेंड करता हूँ इस पॉडकास्ट के रेफरेंस से, अगर किसी स्टूडेंट का रिफ्यूजल आ भी जाता है लेट से, तो वो डिसहार्ट ना हो, डिमोटिवेट ना हो कि नो आई एम डन, तो अगर वो सेकंड ऑप्शन की तरफ जा सकता है, कोई मसला अदर कंट्रीज पे अवेलेबल। यस बिल्कुल, क्योंकि आप तो अपने ऑब्जेक्टिव पे जा रहे हैं, एजुकेशन पे जा रहे हैं। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं फर्स्ट टाइम में कहीं से रिफ्यूजल होता है, सेकंड टाइम कहीं और अप्लाई करते हैं, वीजा लग जाता है, दैट्स इट, इट्स हिस्ट्री नाउ, इट्स गॉन फॉरएवर। तो प्रॉब्लम ये है कि अगर हम उसी चीज को अपने साथ स्टिक कर लेंगे, अच्छा इसमें ना साइकोलॉजिकल इश्यूज भी स्टूडेंट्स को आ जाते हैं। इफ दे हैव नॉट डन आइल्स इन फर्स्ट अटेम्प्ट, एक जहन में बैठ गया एक, ठीक है, कि दे कैन नॉट डू वेल, दोबारा मैं कर लूंगा या नहीं, फीस वेस्ट हो जाएगी, आइदर आई विल बी एबल टू गेट गुड बैंड। सेम गोज फॉर वीजा। अगर किसी ने अप्लाई किया लेट्स से यूके और रिफ्यूज हो गया, तो वो फिर कहीं और अप्लाई करते हुए बहुत ज्यादा डर रहा होता है। तो देखिए आपने इस चीज को एक्सेप्ट करना है, जैसे अप्रूवल का एक्सेप्ट किया करते हैं हैप्पीनेस के साथ, आपने रिजेक्शन को भी एक्सेप्ट करना है। अगर हम समराइज की तरफ से मैं मैं बोलता हूँ कि अगर हम कोई भी मुल्क से पढ़ने के लिए जा रहा है तो किस किस एरिया पे काम करें। मैं एग्जांपल से थोड़ा सा बताता हूँ, जैसे फाइनेंस पे काम करना है, एजुकेशन पे काम करना है, लैंग्वेजेस पे काम करना है, आप मुझसे बेहतर जानते हैं। मेरे को बता दें कि मैं ये चाहता हूँ कि हमारे पास नंबर्स में आ जाए कि जो भी आज प्लान कर रहा है या 3 साल के बाद प्लान करता है, आज से इन चीज़ों पे काम शुरू कर दे। अच्छा इसमें देखिए, अगर आप फॉर एग्जांपल टेक रिलेटेड कोर्सेज पढ़ना चाह रहे हैं तो यूएस इज अ वेरी गुड ऑप्शन, क्योंकि यूएस वो कंट्री है जिसमें दुनिया की सबसे ज्यादा यूनिवर्सिटीज हैं,
4000 से ज़्यादा इंस्टीट्यूशन यूनिवर्सिटीज़ हैं, तो यूएसए बहुत अच्छा ऑप्शन है। अगर आप फॉर एग्जांपल ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में पढ़ना चाह रहे हैं, आप फॉर एग्जांपल कोई बिजनेस साइड पढ़ना चाह रहे हैं, तो जर्मनी भी बहुत अच्छा ऑप्शन है, ठीक है। अगर आप लॉ पढ़ना चाह रहे हैं तो हंगरी है, पोर्टुगल है, जर्मनी है, ये अच्छे ऑप्शंस हैं। अगर आप फॉर एग्जांपल साइकोलॉजी पढ़ना चाह रहे हैं तो साइकोलॉजी में यूरोप में बहुत अच्छे ऑप्शंस हैं। तो ऑप्शन वाइज हर कंट्री में अलग अलग ऑप्शंस हैं। जैसे कुछ ऐसे भी ऑप्शंस हैं जो आपको सर्टेन कंट्री में नहीं मिलते, ठीक है, फिर आपको दूसरी कंट्री में ऑप्शन देखने पड़ते हैं। अब यूके है, वो आप कह लें मदरलैंड ऑफ एजुकेशन है, वहाँ आपको ऑलमोस्ट हर वेराइटी के कोर्सेज मिल जाते हैं। बिजनेस तो एक जेनेरिक है ना, बाकी अगर कोई आपका यूनिक कोर्स हो, जैसे फॉर एग्जांपल रिसेंटली एक स्टूडेंट्स हैं वो फिल्म एंड आर्ट्स में जाना चाह रही हैं, ठीक है, फिल्म एंड आर्ट्स में भी 3D एनिमेशन पढ़ना चाह रही हैं। अब वो 3D एनिमेशन जब आप बहुत ज़्यादा नैरो डाउन करते हैं, ठीक है, तो वो फिर जिस तरह हम मार्केटिंग करते हैं ना, तो नैरो करने में कॉस्ट बढ़ जाती है। तो इसी तरह भाई नैरो करने पे एट टाइम्स ऑप्शंस लिमिटेड हो जाते हैं कि इस कंट्री में तो यहाँ ऑप्शन ही नहीं मिल रहा, तो यू कैन लुक आउट फॉर अनदर ऑप्शन। तो ऑप्शन बहुत सारे हैं। मैं एक लाइन कहता हूँ जो मैंने अपने एक दोस्त से सुनी थी, वो यूके गया, तो वो पहले साइप्रस रहा, फिर यूके चला गया, फिर यूके से भी वो फिर कनाडा मूव हो रहा था। तो मैंने कहा तीसरी कंट्री, तो उसने एक बड़ी अच्छी बात की जो तहसीन भाई मुझे याद रह गई, कि जब मैं ये लाइन सुनता हूँ ना तो मुझे लगता है इंसान कहीं भी जा सकता है। उसने कहा कि जो सारी दुनिया है ये अल्लाह की है, तो जब लैंड अल्लाह की, ऐसा तो नहीं कि सिर्फ पाकिस्तान अल्लाह का है या लेट्स से इंडोनेशिया अल्लाह का है, मलेशिया जो मुस्लिम कंट्री, पूरी दुनिया अल्लाह की है, ऑस्ट्रेलिया भी अल्लाह का है। तो ये जो लैंड है अल्लाह की है, अल्लाह ने हर पूरी दुनिया में इंसान का कहीं पे भी रिस्क लिखा है या कहीं पे भी तालीम सीखना लिखा है। तो इन ऑर्डर टू गेट एजुकेशन, इन ऑर्डर टू गेट अर्निंग, वो कहीं पे ही मूव हो सकता है। वो ये अपने जहन में ब्लॉकेज ना रखे कि भाई मैं क्यों पोलैंड जाऊं, वहां पे जी प्रॉब्लम्स हैं, वो तो मुस्लिम कंट्री नहीं है। तो चाहे मुस्लिम कंट्री हो, अरबिक कंट्री हो, इंग्लिश स्पीकिंग कंट्री हो, डच कंट्री हो, पूरी दुनिया जो है एज बीइंग मुस्लिम हमारा ये फेथ है कि वो अल्लाह की है। तो आप एजुकेशन या अर्निंग के लिए कहीं पे भी जा सकते हैं। तो हमेशा अपने आप को फ्लेक्सिबल रखें इन टर्म्स ऑफ ऑप्शंस। रिजिडिटी जहाँ आ जाती है ना कि जी यहीं जाना है, 2 बार रिफ्यूजल हो गया यहीं, तो वो आप फिर अपना टाइम वेस्ट करते हैं। अच्छा, मुझे जाते जाते मैं कहता हूँ कि आपका क्योंकि एक्सपीरियंस है अपनी ही इंडस्ट्री से रहते हुए, कोई ऐसा मैसेज जो आप देखते हो कि ये लोग गलतियां 1-2 कर लें, इसको मैसेज में हम करते हैं कि लोग नॉर्मली क्या गलती करते हैं व्हाइल दे आर अप्लाइंग, और जब वो सोच रहे होते हैं, और उनको क्या नसीहत करना चाहेंगे? अच्छा देखिए, इसमें लोग ये जो है वो अपना मिस्टेक करते हैं कि हमारे जो ना है कि आप मशवरा करें, मसलियत है, सुन्नत है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप 10-10 जगह से मशवरा करें। तो हमारे पास जो क्लाइंट्स आते हैं मेंटली, आप समझ सारे कंसल्टेंट के पास मेंटली दे आर एग्जॉस्टेड, दे आर फटीग, ठीक है, दे हैव नो क्लू व्हाट दे आर सेइंग। तो एट टाइम्स होता क्या है कि व्हेन दे गो टू 10 फर्म्स या 10 काउंसलर्स, फिर आपके पास आते हैं तो आपकी सही बात भी गलत लग रही होती है, क्योंकि वो कनेक्ट कर रहे होते हैं, उसने तो ये कहा था, वो तो ऐसे कह रहे थे, तो इतना ज़्यादा डल और कंफ्यूज हो जाते हैं। तो मेरी कैंडिडेट से एक रिक्वेस्ट है कि जब वो अप्लाई करना चाह रहे हो, मुझे कोई मसला नहीं है कि वो मेरे बाद सेकंड के पास जाएं, थर्ड के पास जाएं, बट लिस्ट डाउन कर लें कि भाई अगर ये 10 ऑप्शन है, मैंने ये 3 जगह जाना है और यहाँ से जो बेस्ट एडवाइस आई है उसकी बेस पे डिसीजन लेना है। वो 3 को 13 कर देते हैं तहसीन भाई, 13 को 23 कर देते हैं, हर एक का अपना दिमाग है। यस, उसमें प्रॉब्लम क्या होती है, वो इतना ज्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं, फिर आज आके दे एंड अप गोइंग टू दिस ऑप्शन जो उनके लिए वर्थ इट ही नहीं होता, किसी ऐसी एडवाइस पे फॉलो कर लेते हैं। इसमें भी एक केस स्टडी है। कल एक फीमेल से बात हुई जो बहुत अच्छी वेल टू डू फैमिलीज हैं, फेडरल बी एरिया में रहती हैं। कैन यू इमेजिन, ए लेवल्स किया हुआ है, उसके बाद वो एलिजिबल है कहीं पे भी बैचलर डिग्री के लिए, उनको एक कंसल्टेंट ने डिप्लोमा पे भेज दिया है मलेशिया। अब आप ये बताएं, जिस बच्ची ने 20-25 लाख लगा दिया, साल से वहां रह रही है, अब वो दोबारा डिग्री प्रोग्राम के लिए कहीं और जाएगी, तो वो जो 1 साल था 25-30 लाख से ज्यादा ही लग गया होगा, वो वेस्ट हो गया। तो ये तभी होता है जब आप कंफ्यूज होते हैं कि नहीं जी उन्होंने मशवरा दिया था। फिर मैं एक और चीज कहूंगा जो मैंने अपने सीनियर से सीखी है तहसीन भाई, कि जो काउंसलर वो नहीं होता जो केस आए और उसको ओके कर दे या ऑन बोर्ड करके प्रोसीड कर दे। नो, काउंसलर का मतलब ये कि व्हेन दे गिव यू ऑल्टरनेट ऑप्शंस, दे गिव यू डिफरेंट ऑप्शंस। कभी कभी आप एलिजिबल नहीं होते तो आपको फेस पे मना कर दें कि यू आर नॉट एलिजिबल, उससे आपकी क्रेडिबिलिटी बढ़ेगी, हर केस लेना नहीं होता। दूसरा चीज ये कि अगर आप एक सर्टन कंट्री में एलिजिबल नहीं है, आप उसके कहने पे अप्लाई कर दें, ये भी सही नहीं है। आप अगर कोई कह रहा है कि मुझे बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन में जाना है, मुझे लग रहा है कि इस कंट्री में ट्रेड एंड फाइनेंस की ज्यादा डिमांड है, तो मैं वो ऑप्शंस दूं।
चौथी और आखिरी चीज ये है कि आपको वर्किंग करनी पड़ती है। अगर मेरे पास एक स्टूडेंट आ रहा है, कह रहा है सर कंप्यूटर साइंस में जाना है, और मैं उसको कह रहा हूँ टर्की में कंप्यूटर साइंस अभी नहीं है, कंप्यूटर इंजीनियरिंग है, तो मुझे खुद पता हो कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन कंप्यूटर साइंस एंड कंप्यूटर इंजीनियरिंग। ठीक है, कंप्यूटर इंजीनियरिंग सॉफ्टवेयर हार्डवेयर दोनों को देख रहा होता है। तो ये सारी चीजें हैं। तो अगर आपको जो छोटी छोटी टर्म्स हैं, जैसे मेडिकल में बायोमेडिकल इंजीनियरिंग है, ठीक है, फिर और बहुत सारी नर्सिंग है, ठीक है, फिजियोथेरेपी है, तो सिर्फ आपको इनके नाम नहीं पता होना चाहिए एज बीइंग काउंसलर, आपको थोड़ा बहुत नॉलेज होनी चाहिए कि एग्जैक्टली इस डिग्री के कोर्सेज क्या है, ताकि आप जो कैंडिडेट है उसको बेटर एडवाइस कर सको। क्योंकि अगर आपने तो देखिए एक डोमेन में एजुकेशन ली होगी ना, लेट्स से आपने साइकोलॉजी पढ़ी है, सबने साइकोलॉजी में तो नहीं जाना, आपके पास तो फिल्म मेकिंग का भी स्टूडेंट्स आ रहा है, आर्ट्स का भी आ रहा है, डिजिटल मार्केटिंग पढ़ना चाह रहा है वो भी आ रहा है, तो आपको बाकी डोमेन्स की नॉलेज होनी चाहिए थोड़ी थोड़ी। परफेक्ट हो गया, हमें यहाँ रुकना होगा। और मेरे बहुत सारे सवाल है, आजकल मैंने एक नया ट्रेंड निकाला है कि हम सेकंड एपिसोड भी कर रहे हैं। इट्स ऑल डिपेंड बिकॉज मुझे पता है कि बहुत बड़ा टॉपिक है, इसमें बहुत सारी चीज़ें हम एजुकेशन के बारे में नहीं पूछा कि अगर कोई मैट्रिक फेल है तो वो जा सकता नहीं जा सकता, इंटर वाले का क्या है, ग्रेजुएशन वाले का क्या है, फिर हमारे पास लैंग्वेजेस के ऊपर हमने बहुत ज़्यादा डिटेल में डिस्कशन नहीं की। फिर मुझे लगता है कि कुछ एरिया और भी रह गए जिसमें हमने ज़्यादा इटली के ऊपर डिस्कशन नहीं की। ये सारी बातें तब हम करेंगे, इट्स ऑल डिपेंड ऑन योर कमेंट। और आपको भी नए किसी ने मशवरा दिया है तो क्या ये यहाँ जाना चाहिए, तो वो हम डिस्कस कर सकते हैं। तो फिलहाल अभी हम इसको रोकेंगे, आप इसको कमेंट में शेयर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर, कमेंट करें, कोई भी सवाल है तो दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं। आप एक कमेंट डिसाइड करेंगे कि हमने मौसिफ भाई को दोबारा बुलाना है या नहीं बुलाना, बाकी हम इनसे डायरेक्ट भी डिस्कस कर सकते हैं। फिलहाल अभी तक के लिए अल्लाह हाफिज़। एक टारगेट भी बता दें कि कितने कमेंट्स आने चाहिए। 100 तो आने चाहिए कम से कम, ताकि लोगों पर नहीं 100 तो आ जाएंगे, क्योंकि लोग इतने सवाल तो हैं, ताकि हम दोबारा बैठे। जरूर और वेरी मच श्योर कि बहुत सारी क्यूरीज और कमेंट्स और लाइक इंशाल्लाह आएंगे, और अगर नीड हुई तो जरूर एक हम दोबारा भी इंशाल्लाह दोबारा टॉपिक भी हम उस पर सिलेक्ट कर सकते हैं, उस पर्टिकुलर कंट्री पे भी डिस्कशन। सेकंड हम नैरो डाउन कर सकते हैं कि लेट्स से एक हमारे 40 मिनट्स का सेशन सिर्फ इटली पे होगा, या लेट्स से आज सिर्फ ऑस्ट्रेलिया पे होगा। ये पूरी सीरीज भी चला सकते हैं, मुझे ऐसा लगता है ये हमारी कंट्री के बड़ा डिमांडिंग टॉपिक है, इसमें तो हम पूरी सीरीज चला सकते हैं। लेकिन ऑल डिपेंड के लोग की, क्योंकि उसकी डिमांड पता तब चलेगी जब कमेंट आएंगे, इसके अलावा हमारे पास कोई तरीका नहीं है। फिलहाल अभी तक के लिए अल्लाह हाफिज़। बहुत शुक्रिया जी, थैंक यू सो मच फॉर इनविटेशन। अल्लाह हाफिज़।